सो हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम अपना ड्रिजल वाले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। ये हमारा हैकाथॉन सीरीज में एक और नेक्स्ट वीडियो है, आप कह सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने पोस्टग्रेस को कवर किया था। पोस्टग्रेस का इंट्रोडक्शन हमने कवर कर लिया था, क्रैश कोर्स काइंड ऑफ बेसिक्स के कवर कर लिए थे। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है हैकाथॉन के हवाले से, वो आपको आनी चाहिए। और इसका प्री रेक्विजिट भी है इस वीडियो का, आपको सीक्वल या पोस्टग्रेस डेटाबेस आना चाहिए। ठीक है, तो वो आपने देखी भी हो तो बहुत अच्छी बात है। सेकेंडली, ये वैसे हम हैकाथॉन की टर्म्स में देख रहे हैं। अगर आपने हैकाथॉन प्रोजेक्ट पे आप काम नहीं भी कर रहे हैं, आप खाली ट्रेजर की एपीआई, नेक्स्ट 13 की एपीआई बनाना सीखना चाह रहे हैं, सो वो भी तभी आप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो बेसिकली हम बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। हम बनाने क्या वाले हैं, हम बैकएंड एपीआईज बनाने वाले हैं। आई होप कि आपको बेसिक पोस्टग्रेस का आइडिया है और बेसिक आपको आइडिया है कि एपीआईज क्या होती हैं। ठीक है। बेसिक एपीआई यानी कि जो भी फ्रंट एंड होता है, जो भी वेबसाइट आप यूज़ कर रहे होते हैं, उसको पावर जो है वो बैकएंड करता है। और वो बैकएंड के थ्रू आप कम्युनिकेट जो करते हो वो एपीआई से करते हो। बैकएंड इज एपीआईज आप कह सकते हैं। ठीक है ना, बैकएंड में सारी एपीआई बनी हुई होती हैं जिससे आप फ्रंट एंड से कॉल कर रहे होते हो। तो उन एपीआईज को बनाना वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिकली जो बैकएंड डेवलपर कर रहे होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर उनसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। फुल स्टैक वाले तो दोनों ही करते हैं, और आप फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो आपको ये बैकएंड भी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और ड्रिजल क्या है, ड्रिजल एक ओआरएम है, वो भी देख लेंगे क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास बैकएंड का कोड होगा नेक्स्ट 13 के अंदर, उससे हम कम्युनिकेट करेंगे पोस्टग्रेस डेटाबेस के थ्रू। ठीक है, और बीच में ड्रिजल होता है, तो हम ड्रिजल से कम्युनिकेट करते हैं, ड्रिजल डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है बैकएंड। ठीक है, तो ये आइडिया है मेन। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग यही इसका काम है कि ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे जैसे कि अगर आपका ये नेक्स्ट जीएस की एप्लीकेशन है, यहाँ ड्रिजल है और यहाँ पोस्टग्रेस है। तो ड्रिजल जो है ओआरएम यानी कि ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग, यानी कि नेक्स्ट जीएस ऑब्जेक्ट ये रिलेशन और उनकी ये मैपिंग करता है, ऑब्जेक्ट और रिलेशन की मैपिंग करता है ड्रिजल। ठीक है ना। तो जो रिलेशन यानी कि टेबल्स को कहते हैं, डेटाबेस के अंदर टेबल्स को ही रिलेशन कहते हैं। ठीक है, आपने जैसे बीजी एडमिन पे हम आ गए, ये टू डू जो है ना ये एक रिलेशन है। इसको डेटा टेबल भी कहते हैं आप डेटाबेस के अंदर, और रिलेशन भी कहते हैं। ये सब स्टूडेंट एम्प्लॉई डिपार्टमेंट ये सब टेबल तो नहीं, इन्हें आप रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ओआरएम कहता है ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। अच्छा, उसके बाद हम आगे आते हैं कि अभी हम देखेंगे कि यार नॉर्मल नेक्स्ट ईयर के अंदर ना कैसे बनाते हैं प्रोजेक्ट। तो पहले एपीआई कैसे बनाते हैं, तो पहले हम जरा इस प्रोजेक्ट को सेटअप होने पे लगा देते हैं। हम अपनी वही डिफॉल्ट बड़ी पुरानी कमांड वही रन करेंगे, जानी मानी npx create next step @latest to do app। और ये जो है मेरा क्रैश हो गया, क्यों? क्योंकि इस नाम का फोल्डर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो जो मैं अवॉइड करना चाह रहा था, क्या करें, टू डू ऐप टू कर दें। इधर दूसरे फोल्डर में आते हैं और इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, क्रिएट नेक्स्ट स्टेप @latest माई टू डू ऐप कर देते हैं। ठीक है, और वुड यू लाइक टू यूज टाइपस्क्रिप्ट? यस यस यस। एसआरसी यस, ऐप राउटर यस। और इसको बाय डिफॉल्ट सारी सेटिंग्स आप रखेंगे। ठीक है, और उसको आप सेटिंग पे लगा दें। जब तक मैंने एक रीडमी प्रिपेयर करी है, इसका हम व्यू वाला वर्जन देखते हैं ना। ठीक है। अच्छा, टू डू एपीआई इसमें मैंने क्या लिखा है, टू डू करंट ऐप ऐप इन नेक्स्ट 13 प्लस ड्रिजल प्लस पोस्टग्रेस। ठीक है। अब इसके अंदर हम देखेंगे भाई, नेक्स्ट 13 के अंदर एपीआई बनाना, नेक्स्ट जीएस और एक्सप्रेस पे कंपैरिजन। अच्छा, नेक्स्ट जीएस में भी अब आपको पता है ना, नेक्स्ट जीएस वैसे तो जानी मानी जाती है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, लेकिन नेक्स्ट 13 के अंदर हमें पता है क्या है, हम एपीआईज भी बना सकते हैं, बैकएंड भी बना सकते हैं। तो ये एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क हो गया, बैकएंड के लिए भी फ्रंट एंड के लिए भी। तो इन्होंने बैकएंड को अच्छा करने की कोशिश करी है कंपेयर एज कम्पेयर टू एक्सप्रेस। एक्सप्रेस जेएस जो है वो क्या है भाई, वो सबसे ज़्यादा यूज़, तकरीबन मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बैकएंड एपीआई बनाने के लिए। यूजुअली वो फेमस बहुत है बैकएंड नोड जेएस की एपीआई बनाने के लिए। अब इन्होंने नेक्स्ट.जेएस की जो बैकएंड है ना, वो एक्सप्रेस से काफ़ी बेहतर बन करने की कोशिश की है, कर रहे हैं। क्योंकि इसमें इन्होंने ऐप राउटर जो है वो फ्रंट एंड के ऊपर भी लेकर आ गए हैं, फाइल बेस्ड राउटिंग को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, वही काम इन्होंने एपीआई के अंदर भी करने की कोशिश करी है कि फाइल बेस्ड राउटिंग के थ्रू, यानी कि जो फोल्डर का नाम है वही एपीआई का राउट बनेगा। ठीक है ना। तो जैसे कि यूआई के आपको पता है कि अगर स्लैश अबाउट है तो आपको पता है कि यार अबाउट का फोल्डर होगा, उसके अंदर पेज और टीएसएक्स होगी। स्लैश होम है, होम का फोल्डर होगा, पेज और टीएस होगी। स्लैश कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट का फोल्डर होगा, उसके अंदर पेज और टीएसएक्स होगी। ये जो है आपका ऐप राउटर के थ्रू, ऐप के डायरेक्टरी के अंदर ये स्ट्रक्चर है।
तो फाइल बेस्ड राउटिंग है, जो फोल्डर का नाम है, जो फाइल का नाम है, वो आपको पता है यार, उस यूआरएल से उस पर हिट जा रही होगी। तो इसी तरीके से एपीआई भी इन्होंने कर दिया कि अगर मेरी एपीआई पे हिट जा रही है लोग, ये तो मेरा प्रोडक्शन वाला आ गया ना, ये लोकल उस 3000 एपीआई टू टू, तो एपीआई के नाम का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर टू टू के नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर route डॉट टीएस होगी, वो हम डिटेल में देख लेंगे, यानी कि आपको ये पता चल जाएगा कि आप थोड़ा बहुत काम करने के बाद कि यार ये फाइल कहाँ पड़ी है, ठीक है ना, उसको डीबग करना, काम करना, उस पर आसान हो जाएगा। देख लेते हैं हमने क्या लिखा है यहाँ पे। इन दिस ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू बी क्रिएट CRUD APIs in Next 13 by building a to-do application, which is a favorite choice for many developers to build it as a first project. हम टू डू ऐप करेंगे, इसके अंदर क्रिएट गिट अपडेट डिलीट करेंगे। डेटाबेस के साथ ये चार ऑपरेशंस मेन होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट स्पेसिफिक होते हैं। सबसे ज़्यादा पहले यही बंदा ट्राई करता है कोई भी नया फ्रेमवर्क, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए, कोई भी फ्रेम नया ट्राई करता है उसमें, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट्स जो है ना बेसिक सब पे कवर हो जाते हैं, सही है ना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो और ये इसको अभी तो शुरू में बोलता है, मतलब ऐसा लगता है कि टू डू बहुत बेसिक ऐप है, ये बहुत बच्चों वाली चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। और स्पेशली जब आप उसको बैकएंड के साथ लगा रहे हैं, एक ओआरएम के साथ लगा रहे हैं, डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, सो इट इज समथिंग, ठीक है ना, इट इज समथिंग, इट स्पीक्स फॉर योर कैपेबिलिटीज। यार अच्छा है, इस बंदे को डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना आ गया है, ठीक है ना। तो टू डू ऐप अगर आप बना लेते हैं तो वो एक अच्छा जो है ना एक पोर्टफोलियो आइटम है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, वी विल क्रिएट एपीआईज यूजिंग लेटेस्ट ऐप राउटर इंट्रोड्यूस इन नेक्स्ट 13। नेक्स्ट 13 यूजेस फाइल बेस्ड राउटिंग, जो मैंने बता दिया कि फाइल बेस्ड राउटिंग यूज करता है फॉर फ्रंट एंड एज वेल फॉर इट्स एपीआईज। सो अनलाइक एक्सप्रेस देयर इज नो नीड फॉर सेपरेट राउटर फाइल और कॉन्फ़िगरेशन। एक्सप्रेस के अंदर हमें अलग से राउटिंग वगैरह करने के लिए फाइल डिफाइन करनी पड़ती है, राउटर फाइल एक बनानी पड़ती है, कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, तो वो सब हमें नेक्स्ट 13 में नहीं करनी पड़ रही, ये एक फायदा है, ठीक है। वी विल यूज एंड सी हाउ पावरफुल नेक्स्ट रिक्वेस्ट एंड नेक्स्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट्स आर इन नेक्स्ट 13। तो हम देखेंगे नेक्स्ट रिक्वेस्ट नेक्स्ट रिस्पॉन्स, इसने जो है ना रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की ऑब्जेक्ट जो है ना वो बड़ी पावरफुल हैं कंपेयर टू एक्सप्रेस जीएस। उसमें जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता था उससे ज़्यादा ही पावरफुल है, क्योंकि दे विल गिव अस एक्सेस टू बॉडी कुकीज हेडर सच पैराम्स आउट ऑफ द बॉक्स। तो उसके अंदर ही हमें जो है कुकीज निकालनी है, हेडर निकालने हैं, बॉडी निकालनी है, डाटा पैराम्स निकालने हैं एक्सेट्रा। तो वो जो है ना वो बड़ा कह लें एफिशिएंट हुआ है, कम कोड में हो जाता है, तो उसमें हमें थोड़ा ज़्यादा कोड करना पड़ता है एक्सप्रेस जीएस में, ठीक है। तो ये एक इसका एडवांटेज है एज कम्पेयर टू एक्सप्रेस जीएस। अच्छा, अब मुझे तो बड़ी मज़े का फीचर लगता है इसमें कि आपको ये अगर एक बार आप इससे गो थ्रू कर लेंगे ना इस प्रोसीजर से, तो फिर आपको जो है ना बड़े हैंडी लगता है कि यार ठीक है यार, इसके अंदर कुकीज पे काम करना, हेडर्स पे काम करना, बॉडी सर्च पे काम करना बड़ा अच्छा है, ठीक है। अच्छा, अब सेटिंग अप नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट, हमने ये कमांड चला ली है, होपफुली बाकी सब अब डिफॉल्ट रहने देंगे, होपफुली ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया होगा। उसके बाद हम npm रन डेव कर देंगे, नो रॉकेट साइंस। तो इसके लिए मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर चले आता हूँ, माई टू डू ऐप, और npm रन डेव कर लेते हैं। ओहो, मैंने यहाँ नहीं, इसको ज़रा VS कोड के अंदर ही ओपन करते हैं। तो फाइल ओपन फोल्डर, माई टू डू ऐप में आ गया हम, ठीक है जी। और हम चला लेते हैं कोड 30,000 इज इन यूज, सो ट्राइंग 3001 पे चला रहा है ये मेरे पास, लेकिन आपके पास 3000 भी चल रहा होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो ये नहीं, 3001 पे हमें जाना है, सही है। सो मेरे पास 3001 पे चल रहा है, आपके पास 3000 भी चल रहा होगा, ये पेज आपको नज़र आता है, सही है। तो और मैं वहाँ से अपनी जो वो है क्या कहते हैं रीडमी फाइल है वो भी ले आता हूँ यहीं पर। वो मुझे बार बार बैक एंड फोर्थ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये हो गया हमारी पहली कमांड, npm रन डेव हो गया। क्रिएटिंग CRUD APIs विदाउट drizzle। अच्छा, अब हम पहले तो drizzle लगाए बगैर सिर्फ एक नॉर्मल APIs क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। पोस्ट गेट पुट और डिलीट की एपीआई, चार बेसिक एपीआई क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, सही है। और उसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। नाउ लेट्स क्रिएट द CRUD API routes without adding drizzle। CRUD is a common nomenclature in web development. It stands for create, read and delete। CRUD API बना रहे हैं हम, CRUD कॉमन नोमेनक्लेचर यूँ कह लेंगे, कॉमन बड़ा नेमिंग है, बड़ा मशहूर है CRUD ग्रुप फ्रूट जो भी बोले हैं। तो उससे समझ आ जाती है कि यार ये क्रिएट रीड अपडेट डिलीट की बात कर रहा है, बेसिक फंक्शनलिटी। ये आपने देखा होगा कि आप
फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो, बैक एंड पे कर रहे हो, सेक्वल पे कर रहे हो, उसमें भी क्रेड आता है, हर जगह आता है। तो ये बड़ा कॉमन है डेवलपर्स, ये टर्म बड़ी एक्रोनियम बड़ा कॉमन है, ठीक है। Usually, whenever you learn any new technology or framework, you always learn creating CRUD first. By CRUD, I mean to create in अब इसमें हम क्या क्या बनाने वाले हैं, CRUD के लिए पोस्ट के लिए वो एक क्रिएट वाला पार्ट हमारा हो जाएगा। गेट एपीआई बनाएंगे जो हमारा रीड हो जाएगा, पुट होगा अपडेट, और डिलीट हो जाएगा डी, ठीक है। पोस्ट एपीआई जो होगी व्हेन वी वांट टू ऐड अ टू डू आइटम, और गेट टू डूज करना है तो गेट एपीआई होगी, और एग्जिस्टिंग टू डू पुट के लिए हम एग्जिस्टिंग टू डू के यूज करेंगे, और डिलीट एपीआई डिलीट करेगा। अपडेट करने के लिए हम पुट की एपीआई यूज करेंगे। बाय द वे, हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते वक्त जो है ना, मुझे इंस्टेंटली वो शो कराना था डेमो, लेकिन चले कि हम बनाने के वाले हैं वो, चले हम शो कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं। ये हमारी है जी गेट की एपीआई, ठीक है। तो इसको हम जब कॉल करते हैं तो हम देख लेते हैं हम बनाने क्या वाले हैं। देखिए, मैंने जब कॉल करा है तो मेरे पास ये जो है टू डू आ गए हैं, ठीक है। इसका स्टेटस आ रहा है डन टू है या फॉल्स है, अभी कंप्लीटेड है या नहीं, ठीक है। ये गेट रिक्वेस्ट हो गई, और ये इसकी पोस्ट है। अगर मुझे कोई न्यू टू डू ऐड करना है, मेरा न्यू टू डू ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम दोबारा गेट करके देखते हैं। अभी तो यहाँ मेरा न्यू टू डू कहीं नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसको दोबारा फैच करते हैं, तो अब यहाँ पे मेरा न्यू टू डू आ जाएगा, ठीक है। ये आ चुका है, मेरा न्यू टू डू एंड में आ चुका है, ठीक है। अब फुट पे चलते हैं। फुट पे जो मेरा न्यू टू डू की आईडी है 18 है ना। फुट पे चलते हैं, यहाँ पे मैं आईडी दूंगा 18, और इसको अपडेट करते हैं। मेरा न्यू टू डू अपडेट है, ठीक है। इसकी हम ये आईडी को ना चेंज कर रहे हैं, इसको हम जरा सेंड करते हैं। तो ये अपडेट हो गया, तो फैच करते हैं। तो मेरा न्यू टू डू अपडेटेड हो गया, उसका नाम, ठीक है। आईडी उसकी 18 है, और इसी को डिलीट करना है तो यहाँ पे आ जाएंगे और आईडी ले देंगे 18। तो ये अब डिलीट हो जाएगी, ठीक है। ये डिलीट हुई है। अब दोबारा गेट करके देख लें वो आ रही है नहीं आ रही। सिंपल एज दैट। जब ये मैंने इसको चलाया था तो इसको यहाँ से डिलीट हो गई। साथ साथ आप यहाँ चेक करने के साथ साथ आप पीजी एडमिन पे भी चेक चेक कर सकते हैं। पीजी एडमिन तो खैर जो था आउटपुट वही आ गया। मैं एक ऐड टू डू करके भी आपको दिखाया था पीजी एडमिन के अंदर, कि वो यहाँ पे शो कर होगा। आप अगर आपने पीजी एडमिन का वगैरह सेटअप वगैरह नहीं किया हुआ तो मेरी पिछली वाली वीडियो देख लें, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि वाली रिकमेंडेड है। तो उसमें पोस्टग्रेस के बेसिक्स में पीजी एडमिन का सेटअप भी है। वो पीजी एडमिन जो क्लाइंट है वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि क्योंकि पीजी एडमिन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है एज़ कम्पेयर टू। आप बहुत ज़्यादा क्वेरीज नहीं लिखनी पड़ती हैं आपको। वैसे तो क्वेरीज आनी चाहिए, लेकिन पीजी एडमिन भी होना चाहिए। तो क्वेरी नहीं चल रही है तो आप क्लाइंट से कर लें, ठीक है। अच्छा, एक और न्यू टू डू कर लेते हैं, ठीक है। इसको सेंड करते हैं, और हम ज़रा देखते हैं अब क्रिएट हो गया। पीजी एडमिन पे देखते हैं भाई आया नहीं आया। देखें, एक और न्यू टू डू है पीजी एडमिन पर भी आ गया हमारे पास, सही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं जी। अब हम आगे चलते हैं। इसके ऊपर आ गए गेट को हमने देख लिया हम बनाने क्या वाले हैं, और हमारा राउट हमारे जो यूआरएल है वो क्या होने वाले हैं, अब उनको मद्देनजर रखते हुए हम पहले एपीआई बना लेते हैं अपनी गेट एपीआई। here is a गेट एपीआई कंटेंट। हम एपी गेट एपीआई कंटेंट एसआरसी ऐप एपीआई टू डू के अंदर राउट टू डॉट टीएस हमें बनानी है, ठीक है। ये फोल्डर में बनाने पड़ेंगे एसआरसी ऐप के बाद, ठीक है। एपीआई टू डू राउट डॉट टीएस, उसके अंदर हमें ये पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं एसआरसी के अंदर। ऐप के अंदर हम ऑलरेडी हैं, तो मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ, पहले एक एपीआई कर लेता हूँ, ठीक है। एपीआई आ गया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर मैं फिर एक फोल्डर बनाऊंगा टू डू का, और फिर मैं एक बनाऊंगा राउट डॉट टी एस। ये बाय कन्वेंशन है। ये फाइल का नाम मैंने अपनी मर्जी से नहीं दिया, अंग्रेजी में लिखा है, मतलब ये मैं अपनी मर्जी की, मतलब मैं उर्दू में लिख देता हूँ। अंग्रेजी का मतलब ये यही लिखना है हमने, ठीक है। बाय कन्वेंशन नहीं कहेंगे इसको, मैंडेटरी है ये। अच्छा, टू डू, और ये टू डू के बाद पे हमें चलानी है वो सारी एपीआई हमारी ऑटोमेटिकली अब टू डू पे चलेंगी। अब गेट की रिक्वेस्ट है तो वो देखें एक्सपोर्ट पॉन्स गेट की रिक्वेस्ट आ गई, और नेक्स्ट रिक्वेस्ट और नेक्स्ट रिस्पॉन्स जो है ना वो ऑटोमेटिकली ऊपर इम्पोर्ट आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं होता, अगर आप उड़ा देते हैं तो अब यहाँ पे आके की लिखेंगे और इम्पोर्ट कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट हो जाएगा। दोबारा दिखा दूँ, और यहाँ पे टी लिखेंगे तो वो नेक्स्ट सर्वर से आ रहा है तो उसको सेलेक्ट कर लें, ऊपर से खुद इम्पोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रिस्पॉन्स को भी ऐसे ही सिमिलरली आप इम्पोर्ट कर लें, वो इम्पोर्ट हो जाएगा। और आप ये देख सकते हैं कि ये रिक्वेस्ट इसका पहला आर्गुमेंट होता है, और इसकी टाइप है नेक्स्ट रिक्वेस्ट, और ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ये दो दो ऑब्जेक्ट्स यूँ कह लें आप कि ये नेक्स्ट जेस हमें प्रोवाइड कर रहा होता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के साथ हमें प्ले अराउंड करने के लिए। अब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या है भाई, एक एपीआई के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, मेन उसके कंपोनेंट ना दो होते हैं, ठीक है। एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स। यानी कि रिक्वेस्ट वो चीज़ होती है जो क्लाइंट की तरफ से आई है। क्लाइंट की तरफ से मैंने बोल दिया ना, देखिए ये चीज़ें मैं आपको बेसिक्स में
एक दो वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ। क्लाइंट जब मैं बोलूँ उसका मतलब होता है ब्राउजर भी हो सकता है, पोस्टमैन भी हो सकता है। यानी कि वो चीज़ जो एंड यूजर यूज कर रहा होगा ना, जो बैकएंड से कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है ना। ये हमारा बैकएंड है, हमारे आप एपीआई के अंदर हम घुस गए ना, अब ये आपका बैकएंड है। ठीक है ना। एसआरसी के अंदर बाकी जो पेज और टीएसएक्स आप अंदर फोल्डर बनाते जाएं, वो सब आपका फ्रंट एंड है। अब आप एपीआई के फोल्डर के अंदर आगे जो आप काम कर रहे हैं वो आपका बैक एंड है, और वो एपीआई बनाएगा। ठीक है ना। तो इससे आपको क्या पता चला कि ये जो है, ये आपका राउट और टीएस भी आपके एपीआई बना रहा होगा। और अब एक एपीआई के अंदर दो ही मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रिक्वेस्ट, एक रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट वो होती है जिसके अंदर जो यूजर की तरफ से डेटा आ रहा होगा ना, वो रिक्वेस्ट के अंदर होगा। रिस्पॉन्स वो होता है जब आप वो प्रोसेस कर लेता है, जब वो रिटर्न करता है डेटा या जो भी उसको रिटर्न करना होता है सक्सेसफुल, तो वो रिस्पॉन्स कहलाता है, रिस्पॉन्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं, तो भाई जब हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं तो ये जो मैं इसको भेज रहा हूँ, ये मेरा रिक्वेस्ट के अंदर होगा। ठीक है ना। ये जो चीज़ है, एक और न्यू, दूसरा न्यू शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो है मेरा, ये पोस्ट की रिक्वेस्ट है, ये मेरी रिक्वेस्ट बॉडी है, ये रिक्वेस्ट, अब ये रिस्पॉन्स है मेरा। इसके अंदर रिस्पॉन्स के अंदर मैसेज आ रहा है, डेटा आ रहा है, ये रिस्पॉन्स होगा। ये ऊपर वाली चीज़ जो है ये रिक्वेस्ट के अंदर होगी। ठीक है। तो ये सर्वर ने मुझे भेजा है, ये मैं सर्वर को भेज रहा हूँ एज अ क्लाइंट। पोस्टमैन भी मेरा भी क्लाइंट है। ठीक है ना, मेरे लिए भी क्लाइंट है पोस्टमैन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर है भाई। गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट क्या होता है, बैकएंड क्या होता है, एपीआई क्या होती है, फ्रंट एंड क्या होता है। किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ लें, या क्या नहीं है, या मेरी आवाज़ आ रही है, आ भी नहीं रही है, तो ये भी क्लियर कर दें काइंडली। एम आई ऑडिबल? क्लियर है, ठीक हो गया। चलें। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये तो हमारी हो गई सिंपल एज दैट, ये मैंने कर दी कॉपी पेस्ट। तो गेट की एपीआई, इसमें एवरीथिंग ओके, ठीक हो गया। तो इसमें जो है ना, कुछ अभी रॉकेट साइंस नहीं थी। अभी ऐसा ऐसा करके हम देख लेते हैं। अब पोस्ट पोस्ट की रिक्वेस्ट, इसी रिक्वेस्ट को देखें, ग्रे हो रहा है, इसको मैंने यूज़ नहीं किया। इसकी टाइप नेक्स्ट रिक्वेस्ट हम देंगे, और नेक्स्ट रिक्वेस्ट और जेसन जो है ना, अब इसमें जेसन के अंदर रिस्पॉन्ड आप कर सकते हैं। इसका एक थोड़ा अपने प्लेयर क्लियर अराउंड करना है। एनदर मैसेज, यूजलेस मैसेज। आप ये भी कर सकते हैं कि अब आप जरा गेट रिक्वेस्ट को कॉल करके देखते हैं हम 3001 पे। ठीक है ना। लोकल होस्ट 3001 एपीआई स्लैश शुरू पे हम जाएंगे। माई बैड में वो जो है मेरे ख्याल से 3000 वाली चला जा रहा था, मुझे 3001 वाली चलानी है, तो ये मेरी एपीआई अभी फर्स्ट टाइम चली है। अनदर मैसेज में आ रहा है यूजलेस मैसेज। सही है। या मैंने, अब यहाँ पे भी मैं आपको ब्राउजर पे भी, अब गेट की एपीआई की एक खास बात है, गेट की एपीआई पोस्टमैन पे भी चलती है और ब्राउजर पे भी चलेगी। सही है। मैं यहाँ पे एपीआई स्लैश टू डू लिख रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे भी चल रही है। और यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन करी हुई है, जो कि है ये वाली जेसन फॉर्मेटर की। ठीक है ना। अगर मैं इसको खैर डिसेबल कर दूँ, तो मेरा रिस्पॉन्स कैसा आएगा देखें, ऐसा आ रहा होता है। तो मैंने इसको इनेबल कर लेता हूँ। इसको फॉर्मेटिंग अच्छी मुझे लगे, इसलिए मैंने ये करी हुई है। तो ये जब आ जाती है, तो मैं रिलोड करूँगा तो ये फॉर्मेटेड हो गया। ठीक है ना। पढ़ने में आसान हो रहा है, रीडेबल हो गया ये बेसिकली। तो ये एक्सटेंशन भी आप कर लिएगा जेसन फॉर्मेटर के नाम से। तो ये फॉर्मेटिंग है। कैट की रिक्वेस्ट आप इस पे भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि एक यूआरएल ये, क्योंकि ये आप ब्राउजर पे भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये देखें खाली एक एपीआई का रिस्पॉन्स है। भले ये फॉर्मेटेड हो गया, नीचे लाइन में आ रहा है, एक लाइन में नहीं आ रहा, फिर भी ये एक वेबसाइट के लिए तो नहीं है ना। तो इसके लिए बेस्ट टूल जो होता है वो एक पोस्टमैन ही होता है। पोस्टमैन ईबीआई की टेस्टिंग के लिए होता है। और दूसरा ये कि गेट की रिक्वेस्ट तो चले आपने कॉल कर ली, पोस्ट की रिक्वेस्ट में आपको फिर मसला करेगा। अब पोस्ट की रिक्वेस्ट में देखते हैं, क्योंकि आपको पोस्ट की रिक्वेस्ट में अब आपने टू डू क्रिएट करना है ना, तो आप कुछ डेटा भी तो भेजेंगे उसको। यार ये डेटा है, इस डेटा का टू डू क्रिएट करना है। अब वो डेटा आप ब्राउजर से कैसे भेजेंगे, सही है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, पोस्टमैन चाहिए होता है। ब्राउजर के लिए कैसे भेजेंगे, इसका जवाब मैं आगे आपको दूंगा। वो भी एक तरीका होता है। ठीक है ना। फॉर्म जो बने हुए होते हैं वो पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करते हैं, ये इसका आंसर है। जो भी वेब के ऊपर वेबसाइट पर फॉर्म देख रहे होते हैं वो पोस्ट ही मेथड यूज करते हैं। लेकिन वही हमारा इस पोस्ट की एपीआई से वो मैप करता है, इसलिए हम पोस्ट की एपीआई बनाते हैं ताकि हम फॉर्म में लगा सकें। लेकिन अभी यूआरएल डाल के तो हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते, और ना ही हम फॉर्म बनाने पे अभी टाइम ज़ाया करेंगे। इसलिए हम डायरेक्ट पोस्टमैन पे आएंगे। पोस्ट की एपीआई हमारे पास आ गई है। ठीक है। और ये टू डू है, हमने यहाँ पे अब हमने उसको कुछ इनपुट भी देना है। ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं कि हमारा जो ये राउट है, गेट का राउट तो हमारा हो गया ना, इसके हम यहीं पे सेव कर लेते हैं। अब हमारा लोकल होस्ट कॉलन 3001 स्लैश एपीआई
स्लैश टू डू पोस्ट। पहले तो हम पोस्ट का राउट देख लेते हैं, और हम इसको कुछ बॉडी भेजेंगे। आप बॉडी में आएंगे, रॉ में आएंगे और जेसन में आएंगे, ठीक है ना। और यहाँ मैं भेज देता हूँ डेटा, और मेरा डमी। ये तो अभी ऐड नहीं होगा कहीं भी, क्योंकि मैं अभी कम्युनिकेशन करवा रहा हूँ, बैक एंड और फ्रंट एंड की कम्युनिकेशन करा रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, मैंने आपको बताया फ्रंट एंड कॉल करेगा अगर बैक एंड को, फिर बैक एंड कॉल करेगा पोस्टग्रेस को कम्युनिकेशन। तो अभी मैं खाली बैक एंड और फ्रंट एंड की कम्युनिकेशन करा रहा हूँ, पोस्टग्रेस को और रिजल्ट को छोड़कर। ये दोनों तो कम्युनिकेट कर लें पहले, ठीक है। फिर हम रिजल्ट लगाएंगे, फिर हम एक्चुअल अभी जो है ना डेटा, क्योंकि अभी डेटा कहीं सेव ही नहीं हुआ। इससे होगा क्या, इसमें ड्रॉबैक क्या है कि अभी वो बोलता है यार इस टू डू को अपडेट कर दो। वो बोलेगा अच्छा अपडेट कर देता हूँ, ये टू डू फैच करके लाओ। वो स्टैटिक टू डू जो है ना तीन चार है वो भेज देगा। डिलीट करो बोलेगा, डिलीट कर दे, जबकि वो करेगा नहीं। तो क्यों, क्योंकि वो डेटाबेस तक गया ही नहीं है, क्योंकि वो डेटा बेस के अंदर एक्चुअल डाटा पड़ा होता है। कभी भी सेव करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, वो एक्चुअल डेटाबेस तक जब आप तक आप नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट जो है ना अपडेट नहीं होगा। वो स्टैटिक डेटाबेस से रहेगा, आपका सर्वर जो है ना स्टैटिक डेटाबेस से रहेगा। एपीआई जो है आपकी स्टैटिक डेटाबेस की, हमने डेटाबेस लगाई ही नहीं है। स्टैटिक का मतलब समझ गया, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट होगा। क्योंकि अगर मैं जैसे गेट की एपीआई भी है, तो ये यूजलेस मैसेज है, इसमें मैं टू डूज भेजता हूँ फॉर एग्जाम्पल। मुझे अगर इसके अंदर डेटा भी भेजना है ना, मैं इसके अंदर जी डेटा भेज देता हूँ। ID 1 टू डू, पहला टू डू। ये बात आपको समझ में आई कि अभी इसमें हमने अगर जब तक हम, ये हो गया जी दूसरा। अब ये जो है ये हमारे पास टूडूज तो आ रहे हैं, ठीक है, पहला दूसरा। लेकिन अब ये है कि अब अगर मैं पोस्ट भी कर लूंगा, तो वो पोस्ट हो गया हमारा, कहीं ऐड नहीं हुआ वो। मैं पोस्ट करूंगा, पोस्ट करके मैं बनाऊंगा और उसमें देखूंगा कि यार यहाँ पे वो ऐड हुआ नहीं हुआ, तो वो ऐड नहीं होगा ना, क्योंकि वो पोस्ट करके मैं उसको भी डेटाबेस तक नहीं लेके गया हूँ, ताकि वो अगली बार मेरा गेट वाला डेटा लिखा है। तो इसलिए जो है वो ये बस डमी डमी बोलेगा कि यार हाँ ठीक है हो गया, ऐड हो गया। तो अभी हम ये चाह रहे हैं कि फिलहाल अभी वो इतना ही बोलते हैं कि यार ठीक है मैंने तभी इसमें ऐड कर दिया। मुझे अगर पोस्ट की रिक्वेस्ट बनानी है तो मैं बनाऊंगा जी एक्सपोर्ट कॉन्स्ट पोस्ट इक्वल टू एसिंक। चले हम कुछ इसको टाइप कर लेते हैं, इसमें हम लिख देते हैं रिक्वेस्ट। और इसके हमें पता है इसकी टाइप नेक्स्ट रिक्वेस्ट हमने रखनी है, एम्प्लॉइज फंक्शन है, एरो फंक्शन। और इसके अंदर अब मुझे जो है ना, अब जो बॉडी आ रही है वो मुझे जो है ना लेनी है। और वो जो है ना मुझे एक तरीके से वो भी रिटर्न करानी है कि यार ये एडिट हो गई है, ठीक है ना। तो वो मेरे रिस्पॉन्स में भी मिले, तो वरना खाली अगर मैं ये रिस्पॉन्स भेजूँ, खाली अगर मैं नेक्स्ट नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन खाली ये भी लिखूँ तो मेरा यहाँ पे काम हो गया, ठीक है। पोस्ट एपीआई सक्सेसफुल मैं अगर लिख देता हूँ, ठीक है। तो पोस्ट एपीआई सक्सेसफुल, और मैं यहाँ आता हूँ। अब मैं पोस्ट कर रहा हूँ, देखिए पोस्ट एपीआई सक्सेसफुल हो गई, लेकिन इस डेटा का कुछ भी नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास जो है ना ये डेटा आया है, और इसके साथ साथ जो है अब क्या करें, एक नया टू डू भी ऐड हो जाए। इसकी आईडी होगी 3। उससे पहले जो है मैं पहले देख तो लूँ कि मैं टू डू लाऊंगा कहाँ से, क्योंकि मैंने डेटा भेजा है उसको, ये मुझे मिलेगा कहाँ, ठीक है। वो मुझे मिलेगा रिक्वेस्ट में, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि जो हम भेज रहे होते हैं चीज़, जो क्लाइंट से भेजेंगे जैसे पोस्टमैन से भेजेंगे, तो वो इस रिक्वेस्ट के अंदर ये नेक्स्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट की मदद से हम निकालेंगे। वो रिक्वेस्ट से हम निकालते हैं कि कॉन्स्ट बॉडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट जेसन आप करेंगे अवेट, ठीक है। अवेट लगाना वगैरह नहीं भूलिएगा आप, ठीक है, नो प्रॉमिस वगैरह का अजीब से रहता है। तो ये प्रॉमिस है, इसलिए आप अवेट लिखते हैं, ठीक है। अवेट रिक्वेस्ट डॉट जेसन उसको जेसन में कन्वर्ट कर देगा, वो आपको ये कंटेंट निकाल के देगा। अब इसको कंफर्म करना है आपने, तो आप CLG और बॉडी इस कॉमा लगा के, बॉडी इसी जो है मैंने कॉमा लगा के देख लेता हूँ कि बॉडी में क्या पड़ा है। यहाँ पे लॉग जो करेगा मेरा, यहाँ पे करेगा सर्वर है, ठीक है। पोस्ट सीपीआई सक्सेसफुल, और बॉडी इज देखें डेटा मेरा डमी टू। तो ये वाली चीज़ थी वो यहाँ पे आ रही है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं ये जो बॉडी है, बॉडी डॉट डेटा भी है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिस्पॉन्स, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉडी डॉट डेटा। बॉडी डॉट डेटा, क्योंकि डेटा जो है ना वो ये ऑब्जेक्ट है पूरी बॉडी, तो बॉडी डॉट डेटा मैंने निकाल लिया, उसके अंदर रिस्पॉन्स चला जाएगा। सही है, अब आप देखें, अब मैं कॉल करता हूँ, देखें मेरा डमी टू डू, और मुझे रिस्पॉन्स से मिल रहा है मेरा डमी टू डू, मेरा डमी टू डू अगेन। फिर से भेज रहा हूँ तो मेरा डमी टू डू अगेन आ रहा है, सही है। तो अब मैं इसको ये करता हूँ कि मैं इसको जो है ना ये दिखा देता हूँ कि यार डेटा के अंदर जो है ना वो ऐड हो गया है, ठीक है।
मैं इसको ये डेटा करा और एक और नया टू डू बना देता हूँ। ID 3 टू डू बॉडी डॉट डेटा यहाँ कर देते हैं, इस सिस्टम को छोड़ देता हूँ। तो अब देखें ID 1 ID 2 ID 3, तो यहाँ से मुझे देख के लगा कि यार अब 3 टू डू हो गए हैं, पहले 2 आ रहे थे अब 3 हो गए हैं। अब मैं दोबारा अपनी गेट की पे कॉल करके देखता हूँ कि यार क्या वहाँ पे जो है वहाँ पे अब 3 आने चाहिए, क्या वहाँ पे 3 आ रहे हैं? वहाँ पे 3 नहीं आ रहे, वहाँ पे 2 ही आ रहे हैं। अब जबकि अभी ऐड किया है, फिर से ऐड कर लेते हैं। तो 3 होगा, यहाँ पे मुझे 3 बता रहा है लेकिन यहाँ मुझे 2 ही बता रहा है, क्योंकि स्टैटिक बता रहा है वो फिक्स में डेटाबेस से कम्युनिकेशन अभी नहीं हुई है, इसलिए वो फिक्स बताया जा रहा है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पोस्ट की API कॉल है। अब आगे चलते हैं। अब हम पुट की API कॉल बनाएंगे। अच्छा, पुट के लिए मैं पहले आपको फिर से दिखा दूँ कि वो था कैसा। पुट के लिए था कि यार API टू /18/123 जो भी होता है वो ID हो सकती है उसकी। तो अभी जो एंड वाली चीज़ है, ये कुछ भी हो सकती है, डायनेमिक हो सकती है। तो यहाँ से अगर आपने फ्रंट एंड पे भी किया हो तो डायनेमिक राउटिंग आपको याद होगी, अगर नहीं आती तो हम फिर से देखें। डायनेमिक राउटिंग उसमें भी ये होती थी कि फ्रंट एंड के पेजेस अगर जो मल्टीपल रिपीट हो रहे हैं उसके लिए आप उसको ब्रैकेट में रख के आप उस फोल्डर के अंदर फिर एक फाइल बनाते थे जो उसको मैनेज करेगी, हैंडल करेगी। सिमिलरली हम API के केस में क्या यही करेंगे, क्योंकि अगर ये रिपीट हो रहा है तो अब गेट पोस्ट के बाद अब पुट की API इस फाइल में नहीं बनेगी। सही, अब हमें चाहिए, देखें टू डू के बाद हमें एक और चाहिए। पहले हम फोल्डर बना लेंगे, इसका नाम रखेंगे ID। तो वो ID कुछ भी हो सकती है और उसके अंदर अब हम बनाएंगे route.ps। अच्छा ठीक है, अब देखिए टू डू तक जो है ना वो जो /to do करके गेट और पोस्ट में वो सारे मेथड यहाँ आ जाएंगे। अब हमें टू डू के बाद आगे की पैरम भी हो सकता है उसके अंदर ना, डायनेमिक पैरम हो सकता है, पैरामीटर हो सकता है, डायनेमिक सेगमेंट होगा वो। तो हम टू डू के बाद 1 2 3 वो यहाँ पे आ जाएगा और उसके अंदर अगर अब अगर वो ये भी आई है 1 2 3 और पुट है, तो मैं यहाँ पे पुट बनाऊंगा। और यहाँ पे गेट होता तो वो उसकी गेट की रिक्वेस्ट भी यहाँ बना होता, लेकिन पुट है तो मैं यहाँ पे पुट बनाऊंगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कि नहीं है? ये मुश्किल चीज़ है और आई डोंट थिंक कि ये पहली बारी में समझ आ जाएगी। समझ आई कि नहीं आई? नेक्स्ट रिस्पॉन्स मैंने उस फाइल में क्यों नहीं बनाया और इस फाइल में क्यों बनाया? क्लियर है कि नहीं है? नहीं है क्लियरली है, ठीक है। अभी देखते हैं, इसको रिवाइज भी कर लेते हैं, पहले हम इसको चला के देख लेते हैं। 2001/API/1 हम करते हैं जी। पुट की रिक्वेस्ट बनाएंगे ना, पुट की रिक्वेस्ट पुट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। बैकएंड पर डायनामिक राउटिंग क्यों कर रहे हैं, बता रहा था। फोर्थ पुट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, ठीक है चलिए आइए और देख लेते हैं। हम देखते हैं क्यों ये क्या हुआ, हमने पुट की रिक्वेस्ट यहाँ क्यों नहीं बनाई। ठीक है, इसको आप ऐसे समझे कि डायनेमिक राउटिंग क्यों कर रहे हैं। देखें अभी जो है यहाँ पे ना मैंने राउट फिक्स किया हुआ है, API/to do यहाँ तक राउट फिक्स है मेरा। पोस्ट में भी API/to do फिक्स है, गेटर पोस्ट चेंज हो रहा है। यहाँ पे मेरा ना, यहाँ पे जो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लिखूँ, बहुत सारे राउट हो सकते हैं। तो मैं हर राउट के लिए मैं पेजेस तो बनाने बैठा, बनाने से रहा कि मैं हर राउट के लिए यहाँ पे टू डू के बाद अलग 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 पेजेस बनाऊँ। तो क्योंकि ये एक डायनामिक हो रहा है इसलिए मुझे एक डायनामिकली फोल्डर बनाना है जो चेंज हो सकता है, उसको हम ब्रैकेट में रखते हैं। डायनेमिक अगर फ्रंट एंड पे भी यही होता था, फ्रंट एंड पे भी अगर आप ऐसा पेज बना रहे होंगे 2 2 1 2 2 2 2 3, उसको भी आप ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे आपकी लॉजिक बिल्ड हो रही है, ठीक है, दोनों के लिए आपकी लर्निंग हो रही है। तो वहाँ जब आप कर रहे होंगे तो आपको समझ आ जाएगी और अच्छे से। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि हमने ID को फोल्डर ब्रैकेट के अंदर क्यों रखा। और अब एक तो ये बात हो गई कि ये अब ये ID, इसका जो नाम मैंने रखा ID, तो वो जो भी एंड वाली चीज़ है ना, वो मुझे इस ये जो 7 है या ये है तो वो मुझे ID में मिल रहा होगा। अब मैंने उसको पहले तो अब गेट करना है। अच्छा हिट तो यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पे गेट की रिक्वेस्ट बना लूंगा, ठीक है ना, तो गेट की रिक्वेस्ट बना लूंगा तो वो मेरे इस राउट पे जो है ना वो हिट करेगी। अभी देखिए मेथड नॉट अलाउड बना हुआ ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे गेट भी बना लूँ तो गेट मुझे चाहिए नहीं, मुझे पुट ही चाहिए, ठीक है ना। तो खैर मैं यहाँ पे गेट भी बना सकता हूँ। तो गेट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। अब देखें गेट भी चाहिए, लेकिन खैर मुझे गेट नहीं चाहिए होता, मुझे पुट चाहिए यहाँ पे। पुट चाहिए और अगर आप देख लें, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो डिलीट में भी मेरा ऐसा ही है। तो मेरी डिलीट की API भी यहीं बनेगी, पुट की यहाँ बनेगी, और गेट और पोस्ट की यहाँ बनेगी। तो 2 API मेरी इधर बनेगी और 2 API मेरी इधर बनेगी, डायनेमिक सेगमेंट होने की वजह से, क्योंकि स्लैश लगाने की वजह से, इस वजह से। ठीक है ना, क्योंकि वही ज़्यादातर आपके जो URL होते हैं ना वो बाय कन्वेंशन ऐसी स्लैश करके बनता है।
अच्छा, अब मुझे वो आईडी नहीं मिली। अगर पुश रिक्वेस्ट सक्सेसफुल और मैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे जो है, मैंने जो पहले बनाई है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैं 18 भेजा है, यहाँ पे मैं अगर 20 भेज देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 20 आ जाता है। ठीक है, इसको सेंड करते हैं तो 20 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास आईडी 20 आ रही है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये जो मेरे पास चीज़ है वही मेरे पास जो है ना रिस्पॉन्स में भी आए। तो ये रिस्पॉन्स में कैसे आएगी? ठीक है जी, सर कुछ कह रहे हैं? चलिए, हम यहाँ पे आ गए, पुट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। अब मुझे वो आईडी चाहिए। अब वो आईडी कैसे निकलेगी? आप क्या कर सकते हैं, आपको मिलेंगे भाई यहाँ पे पैरम्स, और पैरम्स के अंदर होता है आईडी। अच्छा, इसके लिए जो है हम यहाँ पे वर्सल की, नेक्स्ट राउटर की डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं, राउटिंग की। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन, राउट सेगमेंट, नेस्टेड राउट्स, ये आ गया पैरम्स, स्लैग, स्लग और स्ट्रिंग। सही है। अच्छा, लेकिन अभी हम चलते हैं, रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए। हाँ, ये गेट आ गया, ये गेट वाली रिक्वेस्ट आ गई। ठीक है, ये पोस्ट की रिक्वेस्ट आ गई। सही है, ये राउट रेजोल्यूशन है, और यहाँ पे आ जाता है आपके पास डायनेमिक फंक्शन है। ये पेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, इसलिए हम खाली मिनिमम चीज़ें इसमें से कवर करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके पास रिक्वेस्ट के बाद सेकंड पैरामीटर जो है वो पैरम्स का है, वो हम यूज़ करेंगे, कॉमा लगा के हम ये पेस्ट कर देते हैं। स्लग की जगह हम करेंगे आईडी, और ये हमारे पास है नंबर। जो भी अब यहाँ फोल्डर का नाम होगा ना उसी के नाम से आपने ये बनाना है। ठीक है, तो अब जो है आपके पास पैरम्स आपको मिल गए हैं। ठीक है, अब आप लिखेंगे कॉन्स्ट आई डी इज इक्वल टू पैरम्स डॉट आई डी। सही है जी, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई डी, अपडेटेड आई डी, अपडेटेड इज। सही है जी, इसमें आप लिखते हैं आई डी। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई फोटो वाली अपनी रिक्वेस्ट, इसको मैं अब पुट करके देखूँ तो हम देखते हैं भाई हमें मिली या नहीं मिली। आईडी अपडेटेड इज 7, जो यहाँ पे लिखा था 7 वो यहाँ पे 7 आ गया। मैं अगर यहाँ 18 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे 18 आ रहा है। ठीक है भाई, ये चीज़ क्लियर है कि सबको के नहीं क्लियर है, क्यों कोई मसला है? कि अब जो हमने इसमें से पैरम कह लेंगे, पैरम अगर निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे? ये जो डॉक्यूमेंटेशन है मैंने यहाँ से लिख के निकाला है अभी। स्लग वगैरह की टाइप कह लें आपके, ये इसने डायनेमिक राउट सेगमेंट वगैरह के बारे में इसने बताया है। यहाँ से आप देख लेंगे स्लग, अगर इस पे जाना है आपने, इस पे जाना है, इस पे जाना है। अगर आइटम्स ए, आइटम्स बी, आइटम्स सी, हमारा भी ऐसे ही है ना यार, टू डू वन, टू डू थ्री हो सकती है, तो हमने उसका स्लग बना लिया। अब इनका ABC इनका स्ट्रिंग है, हमारा नंबर ही था तो मैंने इसको नंबर कर दिया। ठीक है, तो अब आप बस इतना सा चेंज करना था, पैरम्स जो है वो पैरम्स ही रहेंगे, क्योंकि पैरम्स ही होते हैं जो स्लैश के बाद होते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो अपडेट के अंदर इतनी सच कोई बिग कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं थी। अपडेट के ऊपर काफ़ी सारे कुछ लोगों ने क्वेश्चंस करे हुए थे, यार अपडेट की API कैसे बनेगी, अपडेट कैसे करेंगे? ठीक है ना, और फिर उसमें स्लैश करके डायनेमिक हो रहा होता है वो, तो इसलिए ये मसला था। तो अब आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गई होगी चीज़। नहीं होगी तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा, हो जाएगी। उसके बाद अब हम चलते हैं। अच्छा, अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्लियर है, नहीं क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन? क्लियर है भाई, चलो शुक्र है। अली कह रहे हैं क्लियर है, वरना अगर डाउट हो तो एक आध बार आप वीडियो दोबारा देखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने साथ साथ, प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट भी करते रहें, प्ले अराउंड करें, वैल्यूज को चेंज करके देखें, नई कीज भेजें, नया डेटा भेजें, देखें कैसा लॉग आ रहा है, लॉग में क्या क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा। अभी तो मैं तो कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसके प्रिपेयर करके भी बैठा हूँ, तो मेरे पास सही चल रहा है, मुझे पहले से प्रैक्टिस भी है। तो लेकिन जब आप करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा एरर जाएंगे, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है ना, तो वो उससे आपने डरना नहीं है, उनको आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आप देख लें, अब आपके पास पुट की API हो गई, अब आपने डिलीट करना है, तो डिलीट के लिए क्या करेंगे आप? इसको अब हमें हम चाहेंगे कि खैर इसमें पुट ही नहीं तो उसको कॉपी कर लें। अब डिलीट करते वक्त, अच्छा पुट करते वक्त अब हमें डेटा भी चाहिए, तो वो हम देख लेंगे वही रॉ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करके आप
बॉडी में से डाटा निकालेंगे। पुट आप क्या कर रहे हैं, कुछ डाटा भी तो उस आईडी के ऊपर आप कुछ नया डाटा रख रहे होंगे ना, तो वो भी हम देख लेंगे। वो तो आप बॉडी से निकालेंगे, जैसे जैसे पोस्ट में हुआ था वैसे ही यहाँ पे भी होगा, इसलिए वो दोबारा नहीं कर रहा। अब बोलेंगे तो वो कर सकते हैं कि अगर ये डाटा भी निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। अब मैं डिलीट में आता हूँ कि मैं ये डिलीट की एपीआई भी जो है ना वो स्लैश करके ना ऐसा 18 1 2 कुछ भी हो सकती है। तो अब अगर मुझे डिलीट बनाना है तो आप क्या बोलते हैं, इस राउट डॉट टीएस में बनेगा कि इस राउट डॉट टीएस में बनेगा, आईडी वाले में बनेगा कि बाहर वाले में बनेगा, आपको क्या लगता है? आईडी वाले में बनाऊं जहाँ गेट और पोस्ट की रिक्वेस्ट बनाई है मैंने दो, बाहर वाले में बनाऊं जिसमें गेट और पोस्ट की बनाई है, या आईडी वाले के अंदर बनाऊं जिसके अंदर मैंने पुट बनाया है? आप लोगों को क्या ओपिनियन है? क्या बोलते हैं आप? जी गाइस। आईडी वाले फोल्डर के अंदर बनना चाहिए डिलीट या बाहर बनेगा? मैं बता देता हूँ। नो वरीज, नो नीड टू टेक टेंशन। सही है, क्योंकि चूंकि वही लॉजिक हम लगाएं अगर कि हमारा जो अपडेट वाला था उसके एंड में हमारे पास आईडी में कर लें, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। क्योंकि जो अपडेट वाला था उसमें हमारे पास एंड में डायनेमिकली हो रहा है। अब हमारा डिलीट का राउट मैंने आपको बताया कि उसमें भी एंड में डायनेमिकली 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। क्योंकि वो डायनेमिक हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो हम डायनेमिक राउट के अंदर वाले पाथ में ही जाएंगे, आईडी के अंदर राउट ओटीएस में। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिलीट इक्वल टू सिंक। और इसके अंदर ये जो चीज़ है ना मैं सेम एज इट इज ले लूंगा, पहली ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ही रहती है, दूसरी पैराम्स रहती है, तो वो आप ऐसे निकाल सकते हैं। सही है। अब आप इसमें रिटर्न कर देंगे नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। यहाँ पे अब आप क्या भेजेंगे भाई, मैसेज भेज दें आप, डिलीट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। ठीक है जी। तो अब ये चीज़ें मैंने एज इट इज कॉपी कर ली, ये मैंने दिखाया, आपको डॉक्यूमेंटेशन से भी आप ले सकते हैं। एक्चुअली में वो पेज जो है उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, तो वो बड़ा काम क्या है। तो अब हम इसको डिलीट की पे को कॉल करके देखते हैं कि ये चल रही है कि नहीं चल रही। डिलीट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया। अब वही मुझे अगर ये आईडी चाहिए तो वो मैं कैसे लूँगा, मुझे वो रिस्पॉन्स में भेजनी है कि वो आईडी पे मैंने गेट कर ली कि नहीं। कौन आईडी थी कुछ पेरेंट्स डॉट आई डी, और यहाँ पे मैं इसको शुरू में लिख देता हूँ। ये लिखता है तो बिट आई थी दिस डिलीटेड, डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अभी देखें पढ़ने में अच्छा लगेगा। टू डू विद आई डी 18 डिलीटेड सक्सेसफुल आई डी 18। ठीक है ना। तो कमा ना लगाएं डॉलर, टू डू विद आई डी 18 डिलीटेड सक्सेसफुली, आईडी वन करके देखते हैं। तो आईडी वन डिलीटेड सक्सेसफुली, तो जो मेरा पैरेंट्स के अंदर नंबर था वो मेरे मैसेज के अंदर भी आ गया। तो क्योंकि वो मुझे चाहिए होगा कि वो जब मैं डेटाबेस को बोलूंगा कि यार उस वाली आईडी वाले टू डू को डिलीट करो, तो वो आईडी मुझे यूआरएल से निकालनी पड़ेगी। तो यूआरएल से मैंने निकाल ली है, तो वो मेरे बाद में काम आएगी, इसलिए मैंने निकाल के रख लिया। तो यहाँ पे आपकी CRUD एपीआई होती हैं कंप्लीट। ठीक है ना। तो हमने मेरे ख्याल से 11 बजे लेक्चर शुरू किया था, 11 के करीब, 1 घंटे से कम के अंदर हमने जो है ये कंप्लीट कर लिया है। और दैट 11 के बाद शुरू किया था, तो वेरी गुड, दैट इज़ वेरी ग्रेट। और हम देख लेते हैं भाई हमने जो अभी पढ़ा है इसको डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू भी देख लेते हैं। सेटिंग अप नेक्स्ट जेएस ये हो गया। इसके बाद अब हम रिजल्ट की तरफ, रिजल्ट ऐड करने की तरफ जाएंगे। ये मैंने क्विकली कराया क्योंकि, लेकिन आप बड़ी जल्दी मेरे से हो गया, लेकिन आपसे आपको टाइम लगेगा, एरर बड़े परमार हो जाएगी। तो उन एरर्स को पढ़ें, गूगल पे डालें, ठीक है, या ग्रुप में डाल लें, मुझसे पूछ लें, मसला नहीं है। और फर्स्ट अप्रोच आपकी होनी चाहिए कि आप उस एरर को ध्यान से पढ़ें। उस एरर के अंदर अगर जब आप अपनी कोशिश करेंगे उस एरर को देख के आपको समझ में आ जाए इशू क्या है, आप उसको रिजॉल्व कर सकें। सेकेंड अप्रोच होनी चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा गूगल पे डालें तो इसका हल क्या है। थर्ड अप्रोच होनी चाहिए, अगर गूगल पे तो देखें आंसर तो गूगल पे मौजूद है, आपको नहीं मिल रहा, फिर आप चैट पर आ जाएं, चैट में ग्रुप में पूछ लें, मुझसे पूछ लें, सही है। फिर लेकिन ये कि इसको आप अपना कोशिश करा करेंगे एरर को पढ़ के, एरर आए तो डरे नहीं, एरर को पढ़ के सॉल्व करने की मसल बिल्ड करेंगे खुद ही। आप उसको पढ़ के आदत डालेंगे सारे एरर्स को देखें, जो जो एरर्स आ सकते हैं पॉसिबिलिटीज, उन पर कमांड हासिल करें, ठीक है। स्टेप टू क्रिएट एपीआईज विदाउट रिजल्ट में हम ये तो मैंने पढ़ लिया था कि अब देर आर जनरली 4 मोस्ट कॉमन एपीआईज दैट यू विल डेफिनेटली क्रिएट इन एनी प्रोजेक्ट।
फॉर एवरी टेबल और मॉडल, हर एक टेबल के लिए चार तो बनेगी, ठीक है ना। हर मॉडल के लिए, मॉडल क्या होता है वो, टेबल के लिए मॉडल बनता है डीपी की साइड पे, नेक्स्ट जीएस की साइड पे, प्रोजेक्ट जो भी होगा, ठीक है ना, टेबल का मॉडल बनेगा, वो भी हम देखेंगे वैसे। However, there can be more APIs like one GET API for getting all to-dos and one GET API to get a specific to-do and an IDC event। चार से ज़्यादा भी हो सकती हैं, चार से ज़्यादा ही होती हैं यूजली। तो एक ये भी हो सकती है गेट और टू डूज की हमने एपीआई बनाई है अभी, कि वो सारी टू डूज लेकर आ जाती है। ऐसे भी हो सकता है मैं बोलूँ यार गेट /1 या /3, तो उसी खाली टू डू का डेटा लेकर आना, तो वो कैसे होगा। सही है ना, तो वो भी हो सकती है। तो ये मैं अभी कराऊंगा नहीं आपको, या होमवर्क के लिए ट्राई कर सकते हैं। सही है ना। तो जैसे जो मैंने आपको डेमो दिखाया उस पर भी मैंने नहीं बनाई हुई है। हम देख लेंगे इस वीडियो में बना लें, या आप अपने ऐसे चैलेंज ले सकते हैं, या आप पूछ सकते हैं कि कैसे बनेगी अगर आपसे नहीं बनती। ठीक है, अच्छा वी विल पहले तो लेकिन ये ट्यूटोरियल पूरा देख के आपकी करंट ऐप की सारी बना लें, फिर आप इन इस पे आइएगा। अच्छा, विल स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ फोल्डर एपीआई इनसाइड एसआरसी ऐप राउट टीएस बना लेंगे आप। ये मैंने बता दिया आपको, एसआरसी ऐप के अंदर टू डू ऐप के अंदर आप पहले एपीआई का फोल्डर बनाएंगे, उसके टू डू बनाएंगे और राउट टीएस बनाएंगे। ये मैंने बता दिया था पहले, राउट टीएस। उसके अंदर गेट एपीआई का कोड हमने डाल दिया था, पोस्टमैन हमने इंस्टॉल कर लिया। ये बोल रहा है कि पोस्टमैन डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड पोस्टमैन का लिंक दिया हुआ है, पहले एपीआई आप इस पर कॉल करेंगे और आपके पास जो है ऐसा गेट एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा, जो कि ये क्रैश हो गई इमेज। अच्छा, क्योंकि ये इमेज इसलिए क्रैश हो रही है क्योंकि वो मुझे लानी पड़ेंगी दूसरे प्रोजेक्ट से। मैं इस प्रोजेक्ट से तरह ये इमेजेस भी ले आता हूँ। ठीक है जी, मैं दोबारा इसको रन करके देखते हैं। इसने अब इमेज उठाई कि नहीं उठाई। अभी इसने इमेज उठा ली है। ठीक है, कहाँ थे हम। ये आपके पास गेट रिक्वेस्ट सक्सेसफुली आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपके पास पोस्ट एपीआई है। पोस्ट एपीआई के अंदर आपके पास है, ये आप कर देंगे, उसी के नीचे आपने ऐड करिए पोस्ट एपीआई। उसके बाद आपके पास है जी रिक्वेस्ट डॉट जेसन हम यूज़ करेंगे। जो बॉडी का डाटा निकालना है तो वो रिक्वेस्ट डॉट जेसन से होगा। ठीक है ना, दो तीन ही होते हैं, पोस्ट के अंदर बॉडी का डाटा निकालना होता है, पुट के अंदर आपको पैरम्स निकालने होते हैं, गेट पे भी पैरम्स निकालने होते हैं, एंड दैट्स इट। मेजोरिटी केसेस में यही चीज़ें चाहिए होती हैं। ये आपने कमांड हासिल कर ली तो बैकएंड की मोस्ट ऑफ 80% काम तो आपने कर लिया भाई। सिंपल एज दैट। ठीक है ना, ऑब्वियसली फिर और एडवांस टॉपिक्स आ जाते हैं यार, कुकीज़ वगैरह के साथ प्ले अराउंड करना है। ठीक है, और भी हो सकते हैं, और कोई हेडर पे प्ले अराउंड करना है, वो फिर आप देख सकते हो उनको भी। लेकिन यही है कि बाकी जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे होगे वो इनकी क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, इन चार पे और पैराम्स और बॉडी के साथ आप प्ले अराउंड करके क्वेरी पैराम सर्च पैराम्स भी एक होते हैं, बस और कुछ नहीं होता। ठीक है, सर्च पैराम भी देखिए हम ट्राई करेंगे, इसमें हो जाता है कवर तो इसमें हम कवर कर लेंगे। सही है। कहीं मैसेज आया है कि स्ट्राइप रीडायरेक्ट चेकआउट नहीं हो रहा है, इन स्ट्राइप पे रीडायरेक्ट चेकआउट नहीं हो रहा। ठीक है, वालेकुम सलाम। देख लेते हैं, मीटिंग के बाद आप बता दिएगा, कोड शेयर कर लिएगा, सीन शेयर कर लिएगा, तो देख लेते हैं, तो सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम पुट एपीआई। इसमें हमारे पास क्या है, वी वांट टू क्रिएट अ पुट एपीआई विच विल अपडेट अ टू टू बाय आईडी। अब हमने ये देख लिया कि यूआरएल आईडी 1234 डायनेमिक होगा, इसलिए हम डायनेमिक राउटिंग यूज़ करेंगे, राउटर टीएस बनाएंगे। ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर हो जाएगा, राउटर टीएस ये अब अपने ऐड करिए। ठीक है, ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दिया। ये डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को चाहिए, ये काम की लग रही है आपको, ये आर्टिकल। स्मॉल, यस यस। अच्छा, तो ये मैं ट्राई करूंगा, ये मैं डायरेक्ट तो नहीं अपलोड करूंगा, इसमें थोड़ा सा एडिटिंग करनी है अभी। फिर मैं इंशाल्लाह, ये तो अभी ड्राफ्ट है, तो इसकी शक्ल सही हो जाए फिर मैं शेयर करूँगा। ठीक है, तो बाकी वरना आप वीडियो देख के कर लीजिएगा। सही, अच्छा पुट आ गया, तो ये पुट की रिक्वेस्ट है। और अब पुट की रिक्वेस्ट में अब आप देख लें कि पुट की रिक्वेस्ट के अंदर हमने जो ये पैरम निकाला 3, देख लिया था हमने कि यार इसको आपको ये पैरम्स यूज़ करना ज़रूरी है। उसके बाद डिलीट की एपीआई हमने देख ली, वो भी हम उसके अंदर डालेंगे, डायनेमिक वाले के अंदर जहाँ पुट की एपीआई है, सिमिलर टू पुट एपीआई, हम उसी के अंदर अपना पुट के नीचे ही डिलीट भी डाल दिया। ठीक है, और यहाँ से हमने आईडीज डिलीट, और ये पोस्टमैन पे हमें मिल गया। ठीक है, अच्छा अब ड्रिजल। अच्छा, सो फार वी हैव built all four basic APIs. Now before moving forward, I'm going to push this code on GitHub, so you can refer to it later on. अच्छा, ये GitHub पे ऑलरेडी मैंने पुश किया हुआ है बाय द वे, इसको इस ठीक है, तो ये कोड GitHub पे मैंने पुश किया हुआ है। अब तक का कोड जो है ना वो आपको मिल जाएगा।
गिटहब के ऊपर, लेकिन जो अभी मैंने बनाया आपके साथ वो नहीं है गिटहब पे। आप बोलते हो तो वो डाल दूँ, या जो मैंने पहले गिटहब पे अपलोड किया हुआ है ना वो डाल दूंगा आपको, ठीक है। एक ही बात है, दोनों सेम ही है। अब हम ड्रिजल की तरफ चलते हैं, ड्रिजल ओवर की तरफ। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन? और हम 5 मिनट की ब्रेक भी ले लेते हैं। किसी को भी क्वेश्चन है तो पूछ लें, और हम मीटिंग को थोड़ा सा, रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहे हैं। चलें जी, कंटिन्यू कर लेते हैं। और वैसे इससे मैं ये बता दूं आप लोगों को कि ओ आर एम कह लें और बैक एंड एपीआई कह लें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हैकाथॉन वाले जो हैं वो ज़्यादा सुचूक में हैं कि हैकाथॉन कोई बना के बता दे फौरन। सो वो भी मैं कर सकता था कि मैं हैकाथॉन स्टेप बाय स्टेप कर लेता। लिमिटेड स्टेप्स होते हैं उसके, लिमिटेड चीज़ें होती हैं, वो हम कर लेते, ठीक है। तो मैंने उसको चंक में ब्रेक किया हुआ है कि यार अगर उसमें पोस्टग्रेस यूज़ हो रही है, डिजल यूज़ हो रहा है, तो उन पर अलग अलग ट्यूटोरियल मैं करवा रहा हूँ। क्योंकि वही बेटर अप्रोच है, क्योंकि वो चीज़ आपको पहले उसके बेसिक आने चाहिए। वो बेस बनेगी आपकी, तो फिर आप उसको हैकाथॉन में यूज़ कर सकें। तो डायरेक्ट लोग इस चक्कर में या ये इस अप्रोच में ये डायरेक्ट हैकाथॉन बनाना सिखा दो, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया कि हम क्या अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, कि हमने क्या करना है। पहले हम इसको बिट्स एंड पीसेस चंक्स में हमने ब्रेक किया हुआ है, ताकि हम इन चीज़ों को लर्न कर लें, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आता है ड्रिजल। ड्रिजल ओ आर एम, ड्रिजल ओ आर एम स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं यार ओ आर एम क्या है, ड्रिजल क्या है, टाइप सेप क्या है। ड्रिजल जो एक टाइप सेप ओ आर एम है, ये बड़ा ज़्यादा हमने सुना है या पढ़ सुना होगा आपने। तो ओ आर एम क्या है, अगर आपने किसी और वेब टेक्नोलॉजी पे काम करा हुआ है, ओ आर एम तो हर टेक्नोलॉजी में होता है। अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम आप लर्निंग कर रहे हैं तो आपने ओ आर एम का पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है। तो क्या होता है ओ आर एम, क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग होती है, जो मैंने बताई थी पहले बात, कि बैक एंड और फ्रंट एंड तो कम्युनिकेट करते हैं एपीआई के थ्रू। एपीआई बनी हुई होती है। अब एपीआई भी देखें, थोड़ा सा ये भी कंफ्यूजिंग होता है, वो फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। अब ये भी मैंने बोला कि बैक एंड फ्रंट एंड एपीआई के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, एपीआई आ रही जा रही होती है। फिर हमने बोला कि अगर बैकएंड पे हम एपीआई बनाते हैं तो ये दोनों टर्म्स में यूज होता है, कि वो एपीआई बनी हुई है, बैकएंड पे एपीआई बनती है। और वो हम फ्रंट एंड से कॉल होती है, डेटा ट्रैवल हो रहा होता है, उसको भी एपीआई कह रहे होते हैं, वो एक्सपोज हुई होती है एपीआई। ये सब टर्मिनोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए। एपीआई एक्सपोज हुई हुई है यानी कि वो एपीआई बनी हुई है बैकएंड पे भाई, और कुछ नहीं होता है। टर्मिनोलॉजीज होती हैं बस, डिफरेंट डिफरेंट। तो ये भी आपको पता होंगी। तो आपको कोई ट्यूटोरियल देखने में या आर्टिकल पढ़ने में, अंग्रेजी के आर्टिकल्स पढ़ा करें, अंग्रेजी के ट्यूटोरियल्स देखा करें, वीडियोज वाले भी देखा करें, आर्टिकल्स पढ़ा करें। उसी में आपकी ग्रोथ होगी। उर्दू के ट्यूटोरियल या हिंदी के ट्यूटोरियल अभी आप देखें तो आपकी बेसिक के लिए ठीक है। टेक्नोलॉजी भी ग्रो करेंगे तो आपको अंग्रेजी आर्टिकल पढ़ोगे तो वो नहीं होता है कि उस आर्टिकल को पढ़ेंगे आप, उसमें एक टर्म बैठेंगे, दूसरी टर्म बैठेंगे, तीसरी टर्म बैठ, उसको गूगल करते रहेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर उसको अगली टर्म गूगल करेंगे। ये मैंने किया था। और क्योंकि ये जो है, और ये आप लोगों को भी करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ उसके आपके एफर्ट्स को कम से कम रिड्यूस कर दूँ। ये टर्म्स में बता के समझा दूँ, टर्मिनोलॉजी भी समझना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताई थी कि वेब डेवलपर बनने के लिए 3 चीज़ें होती हैं ना। क्या क्या थी? कोडिंग सबसे पहले लोग समझ रहे थे, कोडिंग करनी है। कोडिंग तो एक थर्ड है, कोडिंग करनी है। दूसरा आपकी अंग्रेजी ठीक होनी चाहिए, ठीक है। अंग्रेजी यानी कि वो बोलचाल वाली, मुंह टेढ़ा वाली अंग्रेजी नहीं। टर्मिनोलॉजी जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो समझ आनी चाहिए। आर्टिकल पढ़ने के काबिल हो आप, स्लोली स्लोली काबिल होंगे, शुरू में तो नहीं होंगे, ठीक है ना। क्योंकि फिर बेसिक लेवल लिखे हुए आर्टिकल होते हैं, मेरे अच्छे आर्टिकल भी होते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है? गूगल सर्च करने की स्किल। अब वो गूगल और चैट जीपीटी दोनों लगा रहे हैं, क्योंकि चैट जीपीटी आ तो गया है, लेकिन उसको यूज़ करना भी एक स्किल है। वो सब सब डिपेंड करके समझ लेते हैं कि चैट जीपीटी सारा काम कर देगा, इसका तो नहीं। तो चैट जीपीटी को अगर आप अपने फायदे के लिए यूज़ करेंगे, थोड़ा थोड़ा आप उससे हेल्प लेंगे, मेन काम आपका अब नहीं होता है। तो वो चलाना आपको आना चाहिए, तो वो जो है ना, अब आप वेब डेवलपर बन जाएंगे, ठीक है ना। तो चैट जीपीटी आपका काम फास्ट कर देगा। काम कर नहीं देगा, वो काम फास्ट कर देगा। काम अपनी करना होता है। इसमें फर्क होता है कि वो काम फास्ट कर देगा, ये बोला जाता है, काम करता करके नहीं देगा वो पूरा पूरा। जहाँ आपको हेल्प की जरूरत है वहाँ कुछ, जैसे गूगल से आप हेल्प लेने से पूछते हैं ना, पूरी वेबसाइट कहीं बनवा देते हैं, ठीक है ना। तो वो उसमें आपको कुछ अपना इनपुट डालना पड़ता है, बनी बनी वेबसाइट भी मिल जाती है। अपना इनपुट डालेंगे, आप कस्टमाइज करेंगे तो ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। व्हाट इज ओ आर एम? ओ आर एम मैंने बता दिया क्या है। डेफिनेशन ऑफ ओ आर एम, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। जैसे बैकएंड और फ्रंट एंड एपीआई के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। अब बैकएंड जो डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा वो ओ आर एम के थ्रू करेगा। वो ओ आर एम को यूज करेगा, ओ आर एम एपीआई से ओ आर एम डेटाबेस के अंदर चीज़ें लाएगा, अपडेट करेगा, मैनिपुलेट करेगा। डायरेक्ट हम इसलिए नहीं कर रहे होते कि डायरेक्ट करना ना सिक्योरिटी इशूज भी हो सकते हैं, काफ़ी सारे इशूज होते हैं, ये रिकमेंडेड नहीं होता। ऑप्टिमाइज भी नहीं होता, सिक्योरिटी इशूज भी होते हैं ज़्यादातर मोस्टली, कि किसी ने अगर एसक्यूएल इंजेक्शन कर दिए, काफ़ी सारे अलग अलग हो सकते हैं, अटैक्स हो सकते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन बहुत कॉमन है, इसकी वजह से हम उसको अवॉइड करने की वजह से हम ओ आर एम यूज़ करते हैं। ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, ओ आर एम तो पढ़ लिया, यूज़ क्यों किया है?
तो ये चीज़ होती है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह क्वेश्चंस की वैसे हम शुरू में बिगनर्स अवॉइड करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को आइडिया दे दूँ क्या इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि शुरू में तो आपका फोकस होता है लर्निंग करने का और वही होना भी चाहिए, लेकिन ये है कि उस चीज़ को करने के बाद आप एक चीज़ हमेशा याद रखा करेंगे, जो भी चीज़ लर्न कर लिया आपने, सीक्वल लर्न कर लिया, आपने क्विज लर्न कर ली, उसके बाद आप गूगल करें एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन, फिर आप जब वो करेंगे ना आप बोलेंगे मैंने तो कुछ किया ही नहीं है एसक्यूएल। सिमिलरली आप जब रिजल्ट देख लेंगे, ओआरएम देख लेंगे, ओआरएल कर लेंगे, फिर बोलेंगे ओआरएम इंटरव्यू क्वेश्चन, जब नेक्स्ट ईयर कर लेंगे नेक्स्ट ईयर इंटरव्यू क्वेश्चन, वो गूगल करेंगे फिर आप बोलेंगे अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो इसी वजह से होता है इंटरव्यू में फेल होते हैं, वो एक अलग डोमेन हो जाती है। ये जनरल टिप्स बिट्स एंड पीसेज में चंक्स डाल देता हूँ, वीडियो लंबी जाती है लेकिन बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है और बहुत ज़रूरी होती है, ये पता हूँ ठीक है ना, क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों में नहीं पता होती हैं, तो फिर मसले होते हैं उन्हें, समझते हैं कि यार फिर जीरो से फिर से शुरू करें, तो इसलिए आप साथ साथ बिल्ड अच्छी बेस अच्छी बनाएं अपनी, ठीक है। बेस नहीं बना रहे, बेस बनाए बगैर आगे दौड़ रहे हैं, ये कॉमन मिस्टेक्स कुछ लोग कर रहे होते हैं, तो उसको अवॉइड कराने के लिए मैं आपकी जो है ना ये गाइडेंस जनरल जो है ना ये चीज़ें मैं शेयर कर दूँ, ठीक है। वो हमने देख लिया क्या है, और रन अच्छा ठीक है, वर्सल पोस्टग्रेस का हम यूज़ करेंगे डेटाबेस, और हाउ टू क्रिएट डेटाबेस ऑन वर्सल ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, और वो आपने मेरी पिछली वीडियो देखी भी हो तो अच्छी बात है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट को पहले वर्सल पे डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। ये आपने बाय डिफॉल्ट ही सारी चीज़ें रखनी है, आपकी अपनी हमारी लॉगिन किया हुआ होगा आपने, ठीक है, तो आप लॉगिन कर लीजिएगा अगर लॉगिन का वो बोले तो। बाकी मेरे ख्याल से तो आपने पहले भी ओवरसेल लिख के डिप्लॉय होता है, अब तक आपने पहले बेसिक्स के ट्यूटोरियल करे हुए होंगे, आई डोंट थिंक सो कि आपके लिए ये चीज़ नहीं है, अगर नहीं है तो सिंपली वर्सल सी एल आई आपके पास होनी चाहिए, जो कि आप एन पी एम आई डैश जी, यानी कि ग्लोबल इंस्टॉल करना है डैश जी, वर्सल लिखेंगे, वर्सल डैश सी एल आई लिखेंगे तो ये वर्सल सी एल आई आ जाएगी, मेरा वर्सल लिखेंगे, फर्स्ट टाइम करेंगे तो लॉगिन मांगेगा, वो आप ईमेल वगैरह के थ्रू कर लेंगे, लॉगिन लॉगिन करके रख लीजिएगा तो साइन अप करके, जब लॉगिन हो जाएगा तो उसके बाद आप दोबारा वर्सल चलाएंगे तो ये डिप्लॉय कर देगा आपकी ऐप और आपको यूआरएल दे देगा, ठीक है। तो अभी हमारी ऐप में 4 राउट्स चल रहे हैं, तो ये मैं डिप्लॉय कर देता हूँ और ये मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ यूआरएल, अब आप चेक भी कर सकते हैं कि वो राउट चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, सो लेट्स वेट फॉर दिस टू डिप्लॉय, ठीक है। रिजल्ट वगैरह में आप में से किसी ने स्टार्ट करा हुआ है, किसी को कोई मसला आ रहा है, नहीं आ रहा, सही चल रहा है? ये स्टार्ट ही नहीं किया? अच्छा मेरे ख्याल से कंप्लीटिंग लिखा आ रहा है, अभी कंप्लीट कर रहा है। चलिए ये आ गया हमारे पास प्रोडक्शन का एक यूआरएल, ठीक है। ये यूआरएल आया है, हम इस पे आ जाते हैं, तरीके से कर देते हैं माई टू डू ऐप गामा डॉट वर्चुअल, ये आ गया हमारा मेन पेज। हमें इसका कैट का राउट चेक करना है तो स्लैश एपीआई स्लैश टू डू लिख के भी वो चल जाएगा, सही है ना। तो कैट का राउट हमारे पास चल रहा है, पोस्ट वगैरह में नहीं चेक कर सकता, पोस्ट के लिए मुझे अब पोस्टमैन पे ही आना पड़ेगा। मैंने यहाँ टैब ओपन कर लेता हूँ, पहले कैट को देख लेते हैं, गेट की एपीआई आ गई, ठीक है। तो दो टू डू आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। पोस्ट की एपीआई आती है, रॉ करेंगे और जेसन करेंगे, हम फिर से बता रहे हैं। इसमें आप आ जाएंगे और इसका हमें देना है टास्क नेम न्यू टू डू, ठीक है। तो तीसरा टू डू भी आ गया, टास्क नहीं लिखा आया, वो टास्क उठा रहा है क्या उठा रहा है, टू डू उठा रहा है मेरे पास। हाँ 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 हाँ, सर यहाँ देख लेते हैं, डेटा देना है खाली, खाली डेटा देना है, खाली डेटा के अंदर देना है हमें, सही है। वो टी क्या है, डेटा, टू डू क्या है, न्यू टू डू, तो अब आ गया यहाँ पे लिखा हुआ जो मैं यहाँ भेज रहा हूँ वो तीसरा टू डू बना हुआ आ गया। सो लेकिन दोबारा अगर गेट भी करूंगा तो आपको पता ही है कि वो दो ही दे रहा है, तीन नहीं दे रहा है वो, क्योंकि वो फेक है, क्योंकि वो अभी तक डिजिटल कनेक्ट, खैर हमारी ये गेट पोस्ट चल रही है, फोटो डिलीट भी चल रही होंगी, आप चाहें तो चेक कर लें, कर लेते हैं चेक। फुट में कह रहा डिलीट हो गया, आप दें वो इसको इग्नोर ही कर रहा है, वो हमने पढ़ा नहीं, तो ये बात है, ये फुट हो रही है, आईडी 3 उठा रहा है और डिलीट करके देख लेते हैं।
तो आईडी 3 डिलीटेड सक्सेसफुली, सही। अच्छा, ये यूआरएल मैं आपको भी चैट में दे देता हूँ, चाहें तो अपने पास भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने चैट चैट में भी शेयर कर दिया। अच्छा, अब कहाँ चलें, अब आगे चलते हैं। अब हमें अब ये मैंने डिप्लॉय इसलिए किया क्योंकि अब मुझे जो है ना वर्सल पे जाके प्रोजेक्ट को कनेक्ट करवाना है। एंड बाय दैट आई मीन कि ये मेरी माई टू डू ऐप है, ये स्टोरेज है। स्टोरेज में क्योंकि मेरे पास एक डेटाबेस क्रिएटेड है, अगर आपके पास नहीं है क्रिएट, आप क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से आप क्रिएट कर लेंगे। पोस्ट ग्रेस का सीक्वल का टाइप सिलेक्ट करना है, बाकी कोई और सा नहीं करना है, और एक वक्त में एक ही बन सकता है, इसलिए मैंने बनाया हुआ है, मैं उसी को बार बार यूज़ करूँगा। मैं इस पर चला जाऊँगा। मेरे पास ये ऑलरेडी 2-3 प्रोजेक्ट्स पे कनेक्टेड है। एक बार बन गया आपके पास, आप यहाँ से जो है, तो मेरे ख्याल से यहाँ प्रोजेक्ट्स में आना पड़ेगा आपको। 2 प्रोजेक्ट्स में ये कनेक्टेड है, मैं तीसरे प्रोजेक्ट में भी ये कनेक्ट कर रहा हूँ, उससे कनेक्ट लिखेंगे आप। और यहाँ पे मैंने जो भी डिप्लॉय किया वो यहाँ पे शो हो रहा है, नहीं और नहीं शो हो रहा होगा तो आपने वर्सल करके डिप्लॉय नहीं किया होगा अभी तक। अब यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे और कनेक्ट कर देंगे, तो ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कनेक्टेड प्रोजेक्ट माय टू डू। तो अब इससे कनेक्ट मैंने क्यों किया है, देखें अब क्वेश्चन ये है कि मैंने कनेक्ट क्यों किया है। अब हुआ ये है कि ये मेरा कोड यहाँ पे भी था और मेरे पास लोकल भी था, कोड तो दोनों जगह सेम ही है। बस इस कोड में अब एक चीज़ फ़ायदा हो गया है, एक चीज़ का एडवांटेज हो गया है कि इसके अंदर स्टोरेज के अंदर अब जो है ये टू डू का डीबी भी जो है ना नज़र आ रहा है। सही है ना। तो अब वो डीबी वो जो है ना यहाँ पे भी अब नज़र आ रहा है, सही है। अब गेटिंग स्टार्टेड के अंदर भी आप देख सकते हैं कनेक्ट हो गया। अब आपने पुल कर लूंगा ना तो वो पुल होके मेरे पास आ जाएगा लोकली, क्योंकि अब इसके अंदर जो है ना ये इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है ना वो सब इसके अंदर डिफाइन हो गए। ये वाली चीज़ जो है वो इसके अंदर डिफाइन हो गई है। ठीक है, तो वो अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ, सेटिंग्स में आते हैं, हाँ इन्वायरमेंट वेरिएबल में आते हैं, तो ये देखें ये सब इन्वायरमेंट वेरिएबल इसके पास आ गए। तो ये खैर मेरे से ये सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल आ गए इसका पोस्टग्रेस के। मुझे करना ही चाहिए था कि मैं आपको पहले दिखाता ना, तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल एम्प्टी थे। जैसे जब मैंने उसको कनेक्ट प्रोजेक्ट किया तो पोस्टग्रेस के डेटाबेस के यूआरएल उठ के ना यहाँ पर आ गए। कनेक्ट करने से ये डिफरेंस हुआ है। तो अब हुआ ये कि जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है ना ये यहाँ पर है, मेरे पास लोकल नहीं है। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या चीज़ होती है, जो डॉट ENV की फाइल होती है ना प्रोजेक्ट्स के अंदर, अगर आपने देखी, अगर आप पहले से डेवलपमेंट कर रहे हैं, नहीं देखी तो अब आपको पता चल जाएगा कि डॉट ENV की फाइल हमारे पास होती है यहाँ पे। वो एक हिडन फाइल होती है क्योंकि डॉट लिखा हुआ है, वो आपके पास हर इन्वायरमेंट के लिए अलग अलग होती है। अब इन्वायरमेंट क्या चक्कर है, जैसे अभी आपको ये पता होगा कि प्रोडक्शन प्रोडक्शन एक इन्वायरमेंट कहा जाता है और एक ग्लोबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहा जाता है। जब आप कोडिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, और एक चीज़ जब आपकी लाइव हो गई है, ठीक है ना, तो वो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अब जैसे दराज की एप्लीकेशन, अगर आप दराज में काम कर रहे हैं तो दराज की ऐप के ऊपर डायरेक्ट आप चेंजेस नहीं कर रहे होंगे, आप पहले लोकल अपने कंप्यूटर पे टेस्ट करेंगे सही चल रहा है, फिर किसी और सर्वर पे, डेवलपमेंट सर्वर पे या QA सर्वर पे डालेंगे, वहाँ पे टेस्ट करेंगे, सही चल रहा होगा, फिर आप लाइव करेंगे या प्रोडक्शन सर्वर पे डालेंगे या प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डालेंगे। तो उन सब के इन्वायरमेंट डिफरेंट होते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स उनके डिफरेंट होते हैं। सर में कोड तो सेम ही है, इन्वायरमेंट वेरिएबल डिफरेंस है। लोकल वाले को बोलेंगे यार तू मेरे अलग डेटाबेस से कनेक्ट करना, QA सर्वर वाले तू अलग डेटाबेस से कर ले, प्रोडक्शन अलग डेटाबेस के क्रेडेंशियल उसके अलग होंगे, क्रेडेंशियल यानी कि पासवर्ड के सीक्रेट्स अलग होंगे। तो ये होती है डॉट ENV फाइल, इन्वायरमेंट फाइल। कहने को तो हिडन फाइल है, सबके लिए अलग अलग होती है, और बहुत पावरफुल, कितनी पावरफुल फाइल है ये आप समझ लें कि ये थोड़ी सी आगे पीछे हो गई, आपने लोकल पे प्रोडक्शन डाल दिया, प्रोडक्शन पे लोकल डाल दिया, तो वेबसाइट का शक्ल हुलिया ही बदल सकता है, क्योंकि डेटा कुछ और आ रहा होगा। समझ में आ गया आपको, ये चीज़ समझ में आ गई डॉट ENV क्या फाइल होती है, सही है। डॉट ENV में किसी को कोई क्वेश्चन। अब डॉट ENV के बाद अब ये बता रहे हैं कि हम वापस आते हैं स्टोरेज में, यहाँ पे आते हैं गेटिंग स्टार्टेड में, कनेक्ट प्रोजेक्ट कर लें, उसके बाद पुल कर लेना है ये कमांड लिख के। ठीक है, बेसिकली तो हमें 4-5 वेरिएबल्स ही चाहिए होते हैं, तो वो जो है ना पुल हो जाएंगे, पुल कर लें और वर्सल पोस्टग्रेस चला लें। ठीक है, तो पहले तो हम ये पुल कर लेते हैं, वर्सल ENV पुल डॉट ENV डॉट डेवलपमेंट डॉट लोकल। ये हमारे पास जब लोकल ही आएगा तो ये इस नाम से फाइल बना रहा है, .env.development.local। तो चेंज भी कर सकते हैं आप, खाली .env भी रख सकते हैं, नहीं करें चेंज तो भी ठीक है। ठीक है ना, तो वो बेसिकली इन टोटल वो 4-5 वेरिएबल्स ही चाहिए, तो वो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यार यूजर होस्ट नेम, यूजर पासवर्ड, कोड, वही सारी चीज़ें उठा के जो है ना ये यहाँ पे लेकर आना है इसने। बस वो यहाँ पे लेकर आएगा, तो वो हम चाहें तो खुद बना लें, तो चाहे तो जो है हम क्या कहते हैं सेटिंग्स में आके इन्वायरमेंट वेरिएबल, ये वेरिएबल जो है ना उठा उठा के हम, ये वही है सारे, यूजर होस्ट पासवर्ड डेटाबेस URL।
ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप देख भी सकते हैं कि यार ये रहा इसका होस्ट नेम, ये रहा इसका यूज़र डिफॉल्ट था मेरे ख्याल से। सही है। ये इसका डेटाबेस है वर्सल डीबी, ठीक है, और नॉन कूलिंग वगैरह के लिए ये इसके यूआरएल है। ठीक है, प्रिज्मा यूआरएल है। तो ये वाले वेरिएबल हमने क्रिएट करना है। तो अब आप यहाँ से उठा उठा के खुद भी क्रिएट कर सकते हैं इस नाम से, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक्स खतरे होते हैं, मसले होते हैं। इसलिए उन्होंने एक ज़्यादातर तो कॉपी पेस्ट किया था इसलिए, लेकिन नेक्स्ट जेएस वालों ने ना एक दे दिया है ये कमांड। इससे जो है ना देखें, ये डॉट ई एन वी डॉट डेवलपमेंट डॉट लोकल की फाइल बन गई है, पहले नहीं थी। तो इससे ये सारे तो ये सब एम्प्टी हैं, इसको तो इग्नोर कर दें। ये जो है ना, ये सारी चीज़ें जो है ये वही वाली हैं जो भी हम देख रहे थे, होस्ट यूज़र पासवर्ड डेटाबेस जो हम मैनुअली हमने कनेक्ट करा यूज़ करे थे पीजी एडमिन से कनेक्ट करने के लिए पिछली वीडियो में। ये सेम वही चीज़ें हैं ये। सही है ना। तकरीबन ये लास्ट वाली तो सेम वही है। तो क्या है, सीम के सेम वही चीज़ें हैं ये। तो और आप इसको ऊपर से देखें, हमने ये चीज़ें निकाली थी, यूज़र होस्ट नेम पासवर्ड डेटाबेस पोर्ट वगैरह जो है इसमें मेरे ख्याल से 5432 डिफॉल्ट ही है, अगर चेंज होती है तो वो लिखना पड़ता है। तो खैर, तो ये आ गई अब आपके पास। अब आपका प्रोजेक्ट जो है उससे कनेक्ट हो गया है। तो हम डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। अभी हमने ईएनवी डाली है, अब आपने उसके बाद आपने क्या करना है, ड्रिजल 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 कहाँ गया भाई। अब आप आ जाएंगे यहाँ पर, ये चीज़ चलानी है आपने। ठीक है, अपने ये चलाना है, वर्सल पोस्टग्रेस करेंगे, ड्रिजल ओआरएम करेंगे और पीजी करेंगे। ठीक है, ये कुछ लाइब्रेरीज हैं, ये आप इंस्टॉल कर लें। ओह वो ये मैंने फिर से फुल वाली चला दी है, कॉपी नहीं हुई है। चलो वो तो कोई बात नहीं है, वो अपडेट कर रहा है, कोई ऐसा कुछ नहीं आया होगा। ये वाली पहले कर ली पैकेजेस इंस्टॉल, फिर ये इसको कॉपी करते हैं। फिर उसके टाइप्स वगैरह के लिए डैश डी लिखा हुआ है, यानी कि सेव टाइप लिखा हुआ है। ये सेव टाइप या डैश डी एक ही बात है, यानी कि वो डेवलपर डिपेंडेंसी में जाएगा। तो ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप मेरी एन पी एम वर्सेज एन पी एक्स वर्सेज इस तरीके के नाम से ना एक वीडियो है, वो आप मेरी लाजमी देखें भाई। ठीक है ना। एन पी एम एन पी एक्स वगैरह के बारे में मैंने बताया हुआ है, नोड मॉड्यूल के बारे में मैंने बताया हुआ है सही से। पैकेजेशन के अंदर ये जो होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं और कहाँ कहाँ चेंजेस आएंगे। डिपेंडेंसीज में आए हैं अभी, डेव जो मैंने डैश डी करके लिखा वो डेव डिपेंडेंसी अभी नहीं है, वो बन जाएगा। सही है ना। वो हमारी डेव डिपेंडेंसी के अंदर आएंगी चीज़ें। ठीक है जी। ये हमने अभी कौन सी कमांड चलाई है, आई की चलाई है, अब हम डैश डी वाली चला लेते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे पैकेजेशन के अंदर अभी जैसे डिपेंडेंसीज ये खाली, तो डेव डिपेंडेंसीज भी बन जाएगा। ये टैग्स वगैरह के लिए हमें चाहिए। ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास, ये पैकेज कंप्लीट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम आ जाते हैं पुट एपीआई के बाद डिलीट एपीआई, यार ये बार बार स्क्रॉल करके ऊपर चला जाता है। ये दो कमांड चला ली और बस इसके बाद हमारा यहाँ पे आर्टिकल ही खत्म हो गया। अच्छा, चलें अब हमारे पास क्या करना है, हमें एक बनाना है सबसे पहले। क्या करना है, हमें इसको कनेक्ट कराना है एस आर सी ऐप, और यहाँ पे हम बनाएंगे लिब का फोल्डर, और इसके अंदर बनाएंगे हम ड्रिजल डॉट टी एस। अब हम कनेक्शन करेंगे, ठीक है। बाय कनेक्शन आई मीन के अब ड्रिजल ओ आर एम के लिए कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल लिखनी पड़ती है, ठीक है। वो मैं कहाँ से लेकर आऊँगा, वो अपने पुराने वाले प्रोजेक्ट से हम लाएंगे, छापा मारेंगे। ठीक है, ये आ गई वो फाइल, कॉपी। यहाँ पे आते हैं, ये हम करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है इसको हम पढ़ लेते हैं पहले। सही है। इसमें हो क्या रहा है भाई, अच्छा इसको करने का और दूसरा तरीका ये भी है कि आप ड्रिजल ओ आर एम की डॉक्यूमेंटेशन पे भी जा सकते हैं। टाइप सिर्फ ओ आर एम दैट इज मैक्सिमम टाइप सेफ्टी इन माइंड। टाइप्स टाइप्स जो है आपकी अक्रॉस वो जो है सेम रहती है, ठीक है। अब आप ये देख लें, ये यूज़ करने का इसका तरीका है। ये ड्रिजल से आप ये ले आओ, इंटीजर ये सब किसी कोड से ले आओ, ड्रिजल ओ आर एम ले आओ, पूल ले आओ। तो इन शॉर्ट इसको आप यूँ समझ लें कि ये कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है। ये मैंने एक साथ छापा मार दिया है, सबसे ज़्यादा ये टेंशन ये देगी, परेशान करेगी कि क्या हो रहा है इतना ज़्यादा। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के बारे में मैंने एक सेंटेंस में यूजुअली बता रहा होता हूँ स्टूडेंट्स को, कि वो आपने टेंशन नहीं लेनी है, जैसा है वो वैसे ही आप छापते हैं। ठीक है ना। वो आपको समझ एक साथ आएगी भी नहीं, थोड़ा थोड़ा पीसेज में समझें, तो समझ आती है तो समझे, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने ऐसी की ऐसी लिखनी है। थोड़ा बहुत आगे पीछे करेंगे चलना बंद हो जाएगी, वो आपने एज इट इज़ ही लिखनी है। ठीक है ना, क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है। वो कॉन्फ़िगरेशन करना ज़्यादातर उस कुछ चीज़ को यूज़ करने से ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, टाइम ले रहा होता है। तो सबसे ज़्यादा आईटी में जो सबसे ज़्यादा मसला है ना, कॉमन मसला यही है कि कोई चीज़ आप कॉन्फ़िगर करते हो ना फर्स्ट टाइम,
तो आप डर जाते हो क्योंकि वो एरर दे रही है, वो ज़्यादा फंस रही है, तो बोलते हैं यार अभी इतना एरर दे रही है तो बाद में कितना एरर देगी, बाद में कितना मसले आएंगे। तो वो यूजुअली होता ही है कि उस चीज़ को चलाना, सेटअप करना वो ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। ऑपरेशंस कहलाते हैं वो, ऑप्स का काम, ऑपरेशंस का काम, इसकी पूरी अलग टीम होती है यूजुअली, वरना तो डेवलपर को ही करना पड़ता है सेटअप, ये चीज़ें। तो जो है इसलिए जो है ना, ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है, और वो इसलिए भाग जाते हैं या कोडिंग छोड़ देते हैं या कोडिंग से डरने लग जाते हैं कि यार इसको सेटअप करना मुश्किल था तो मैं आगे कैसे करता। आगे काम करना, उसको यूज़ करना आसान होता है, उसको सेटअप करना, उसको कॉन्फ़िगर करना मुश्किल होता है। तो आई होप कि इट वाज अ गुड मोटिवेशन फॉर यू, और इट मेक सम सेंस, ठीक है। अब क्या करना है आपने, यहाँ से आप यहाँ तक देख लें तो ये हमारा टू डू का टेबल का जो है ना, मैंने सैम को उड़ा भी दिया, स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसमें एक आईडी रखी है मैंने, एक टास्क नेम रखा है, एक इज डन रखा है, ठीक है। तो आईडी हो समझ लें सीरियल है, आईडी प्राइमरी की, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा बनाऊं, ठीक है, आईडी है सीरियल, और अगर इनको भी मैं बनाऊं, ये सारी टाइप सारी हैं, ये वो समझ लें। अब आपने मेरी पीछे प्रोसेस वाली वीडियो तो अगर देखी है तो आपको उससे याद पड़ रहा होगा कि यार 3 कॉलम्स हैं, और उनके हम कुछ डेटा टाइप्स रखते थे। हमने देखा था सीरियल होती है, वारचार होती है, बूलियन होती थी, ये सब हमने करी थी, वही हम यूज़ करेंगे। और वो हम ओ आर एम के थ्रू, हम ओ आर एम में बताएंगे। ओ आर एम में हम क्या बताते हैं, हम उसका मॉडल बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको अनडू कर दूं, पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कर क्या रहा हूं। ये मॉडल है। मॉडल क्या कह रहा हूँ मैं, मॉडल क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। मॉडल का क्या मतलब हो गया। अच्छा, क्यों ना इसको उस करके ऊपर ले ही जाए, डिजल को छोड़ देते हैं, बाकी सारी चीज़ें ले आते हैं, ठीक है। मॉडल का क्या मतलब है कि ये एक मॉडल है। मॉडल देखें, डेटाबेस के अंदर जो टेबल होता है ना, डेटाबेस के अंदर गौर से सुन लें ये एक जुमला, ये आपकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन को दूर कर देगा, बहुत ज़्यादा आपकी ना आगे की लर्निंग आसान करेगा। ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया होगा ना तो फिर मुश्किल होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो काफ़ी चीज़ें सामने आती हैं, ठीक है। कि मॉडल क्या होता है, डेटाबेस जो होता है ना, डेटाबेस के अंदर जो टेबल है, पीजी एडमिन के अंदर जो हमें टेबल दिख रहे हैं, ये सब, ये पोस्टग्रेस की टर्म्स में तो ये टेबल होता है। जब आप नेक्स्ट जेएस में आ गए, अपने आप अपने कोड पे आ गए, अब आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहे होंगे ना, उसमें जब आप कोई भी लैंग्वेज हो सकती है आपकी नेक्स्ट के अलावा, पीएचपी, जावा, नोड जेएस, कुछ भी है ना, उसमें उस लैंग्वेज में आप उसका मॉडल बनाओगे। मॉडल क्या होता है, जैसे एक इमारत बनती है, बिल्डिंग बनती है, उसका एक मॉडल होता है ना, डमी होता है कि वो इमारत कैसी दिखेगी, कैसी होगी। सेम ये वही चीज़ है। ये बता रहा है कि आपको जो एक्चुअल एक्चुअल डेटाबेस के अंदर टेबल पड़ा है वो कैसा है, मॉडल आपके टेबल को मैप कर रहा होता है, सही है ना। ये बताता है कि वो टेबल की शक्ल कैसी है, टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं और क्या डेटा टाइप्स हैं, और वो क्या क्या उनकी सेटिंग है, ठीक है ना। जो जो सेटिंग्स आप उसके अंदर टेबल में कर रहे हो, बनाते हो, वो आप ओ आर एम के मॉडल के अंदर बताते हो, सही है ना। तो वो आपके उस चीज़ को पॉइंट कर रहा होता है। तो ये हर ओ आर एम के अंदर आपको जो यूज़ करोगे आपको मॉडल बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो वही मॉडल को वो यूज़ करेगा डेटाबेस के अंदर मैनिपुलेट करने के लिए, एंट्रीज ऐड करने के लिए, क्रिएट अपडेट डिलीट करने के लिए, ठीक है। अब आपके पास क्या है जी, टू डू आ गया, आईडी, टास्क नेम, इज डन। अब ये जो है ना, मैं बताता हूँ भाई इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं भाई। आईडी, सीरियल, वो मेरे डेटाबेस के अंदर किस नाम से, आईडी के नाम से है, और वो प्राइमरी की है तो मुझे खुद बताता जा रहा है, और वो उसको मैं नोट नल कर देता हूँ। इसके अलावा मेरे पास दूसरा कॉलम क्या है भाई, दूसरा मेरे पास कॉलम है टास्क के नाम से। तो मैं यहाँ पे इसको ना टास्क नेम के नाम से बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि देखें ये जो है मेरे पास, ये चीज़ मेरे जो है मेरे नेक्स्ट के प्रोजेक्ट का वेरिएबल का नाम होगा, और जो मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ वो मेरे इसका नाम होना चाहिए जो मेरे डेटाबेस के अंदर कॉलम है। तो ये इन दोनों को मैं डिफरेंट करके आपको दिखा रहा हूँ इसीलिए। अच्छा, अब उसके बाद आपको याद होगा कि यार वार चार 255 भी लिख रहे होते हैं, वो कैसे देंगे आप, वो आप यहाँ पे देंगे, एक ऑप्शनल एरे होती है वो आप दे सकते हैं, इसके अंदर आप लिख सकते हैं लेंथ 255, ठीक है ना। जैसे मैंने लेंथ लिखना शुरू किया, वो देखें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेंथ क्या है, क्योंकि ये ऑप्शनल पैरामीटर है, तो हम दे देते हैं 255। उसके बाद आप इसे नॉट नल कर दें, क्या ये मैंडेटरी फील्ड है। उसके बाद हमारे पास है इज डन, वो मैं क्या रखूंगा, ये फील्ड है क्या, ये कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ, टू, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ बूलियन, और इसको मैं लिख देता हूँ जी, ये मेरे डेटाबेस में किस जो फील्ड है उस किसका एग्जैक्ट स्पेलिंग अंडरस्कोर है, तो मैं अंडरस्कोर लिखूंगा, यहाँ मैं ना लिखूँ, लिखूँ ना लिखूँ वो मेरी मर्जी है, लेकिन मेरा जो अब जो जो वेरिएबल मैप हुआ है वो नेक्स्ट में वो ये वेरिएबल यूज कर रहा हूँ। यहाँ बस ये एक बार मैंने डेटाबेस के वेरिएबल से मैप कराया है,
ये मेरे टेबल का नाम है, ये देखिए यहाँ टू डूज लिखा है तो यहाँ टू डू लिखा है, ये मेरे टेबल का नाम है। तो वो सेम ही होना चाहिए, देखिए टेबल का नाम है। अच्छा, इस डन हो गया इसके अंदर। ठीक है जी। डेट के लिए कंप्लान करें, डेट के लिए टाइम स्टैम्प होगा, हाँ डेट के लिए टाइम स्टैम्प आप रख सकते हैं। और डेट कॉलम भी आप बना सकते हैं क्रिएट पीरियड के लिए, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। और वो यूजली हर मॉडल में होता ही है। तो खैर इसमें हमें टाइम सेव करने के लिए मैं भी इसको नहीं डालूंगा। ठीक है। अच्छा, टास्क नेम ये आपका होमवर्क हो सकता है, आप करके लेकर आइएगा और वेट करिएगा, ठीक है। भले आप जो मेरी रिपो होगी ना, जो मैं गिटहब पे डालूंगा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद, तो आप इसमें पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर लिएगा। कोई भी एक बंदा जो है ना इसके अंदर आपकी चैलेंज लेने के, आप इसके अंदर आपने डेट टाइम ऐड करना है। तो आपके दो टास्क हो चुके हैं, एक तो आपने मुझे गेट ऑल टू डूज की ना, गेट वन टू डू की एपीआई बना के देनी है। जब ये प्रोजेक्ट में अपलोड कर दूंगा, जब गेट की रिजल्ट के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो आपने गेट वन टू डू की बनानी है, ठीक है ना। और एक आपने करके देना है कि इसके अंदर क्रिएटेड ऐड का टाइम ऐड करना है। और क्रिएटेड ऐड ऐसा होना चाहिए कि ऑलरेडी जो है ना, जो भी मैं इसके अंदर जब क्रिएट हो रहा होगा ना, ऑटोमेटिकली वो टाइम फैच कर लेगा। क्रिएटेड ऐड की वैल्यू थोड़ी मैं पास करूंगा। क्रिएटेड ऐड का क्या मतलब, जिस टाइम पे एंट्री की है स्टेबल में, पीरियड में क्रिएटेड आ रहा होगा जिस टाइम पे एंट्री की है, और अपडेटेड ऐड भी हो सकता है। ये को टास्क ले लें आप, दोनों कर लें। अपडेटेड ऐड का मतलब क्रिएटेड ऐड हो गया, उसके बाद अगर अभी इस टर्न को मैं ट्रू या फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू कर रहा हूँ, तो अपडेटेड ऐड चेंज होता रहेगा टाइम, क्रिएटेड ऐड फिक्स रहेगा। ये टास्क है, आपको समझ आई हो तो अच्छी बात है। ये हर बहुत कॉमन सिनेरियो है ये, आपको यूज़ करना पड़ेगा एक्चुअली में। तो ये आपके लिए कह लें कि आप इसकी पीआर क्रिएट करिएगा इस प्रोजेक्ट को, जब मैं डिप्लॉय कर दूंगा तो आप जो फिर ये मैं इसको टेस्ट करके देखूंगा ये कोड चल रहा होगा सही से, तो फिर मैं मर्ज कर दूंगा अपने कोड में। तो ये पीआर वगैरह कैसे क्रिएट होती है, मर्ज वगैरह क्या सीन है, गिट वगैरह आपको अच्छी आनी चाहिए। गिट नहीं आती है तो गिट बेसिक्स के ऊपर मैंने एक पहले वीडियो बना ली हुई है, गिट गिटहब के नाम से ही, मेरे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो लाजमी देखें पहले तो, ठीक है ना। वो आप लाजमी देख लिएगा, गिट गिटहब वाली पूरी वीडियो लाजमी देख लिएगा, उसमें मैंने पूरी रिक्वेस्ट से कवर नहीं करी हुई है। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट कर लें आपके पास सब चल जाए, मुझे मैसेज कर दिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे बनती है, समझा दूंगा। आप गूगल भी कर सकते हैं, वरना मुझे बुला लेगा, मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे बनती है, ठीक है। आपका ये टास्क आप कर लिएगा कोई सा भी, क्रिएटेड ऐड वाला कर लें या बेटेड ऐड वाला भी कर लें, और दूसरा एपीआई ऐड करने वाला कर लें, सही है ना। तो ये आपकी एक सीवी में लिख सकते हैं, आपने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की है, तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, वेरी बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट, ठीक है। तो ये मैंने अभी शुरू कराने में, मैं ग्रुप्स में भी बता दूंगा, अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। उन्होंने मुझे रिमाइंड करा देना कि बताना है, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट हो गया मॉडल का। ये सब ऊपर खर्च जो है ना आप कर देंगे। अब आप समझ गए कि आप सीरियल होता है, बूलियन होता है, डेट टाइम टाइम स्टैम्प को जो जो यूज़ करना है, टैक्स भी होता है, तो वो सब ऊपर से इम्पोर्ट ऑटोमेटिकली आप करते रहेंगे, यहाँ पे कॉलम बनाते रहेंगे। नॉट नल आपने बता दिया कि नल नहीं है, बूलियन हो गया, ये सब चीज़ें जो आप लेंथ वगैरह वो आप बता सकते हैं। वरना आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आप आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बार चार है, नॉट नल है, टैक्स सेम टीचर, अगर कोई नंबर वाली फील्ड थी वो हमने यूज़ नहीं करी, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनम वगैरह आपने देखे, पहले हमने पोस्टग्रेस में भी नहीं पढ़ा, अगर पोस्टग्रेस में अगर आपको पढ़ा देता तो देखें रोल है उसके अंदर, इनम दो ही चीज़ होती है यूजर ऐड में, उसको आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये इनम वाली क्या चीज़ है, सही है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आगे दो चीज़ें, इन्फर मॉडल एक हो रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट टाइप टू डू और न्यू टू डू, और इन्फर मॉडल। अब ये क्या चीज़ है, ये तो थोड़ा और पैसे तंग करने वाली चीज़ है। इसको अभी हम ये ऐसा होता है कि यार जब आप यूज़ कर रहे होंगे तो आपने उसमें से टाइप निकाली है, टू डू की आपकी जो ये आपका टेबल है इसकी टाइप क्या होगी, इन्फर कर रहा है, अब ये इन्फर कर रहा हूँ, गैस कर रहा लगा रहा है, ठीक है। तो ये जो है अब आपको इन्फर मॉडल कर रहा है, टाइप ऑफ टू डूज निकाल रहा है, और वो टाइप इसके अंदर सेव हुई। फिर इस तरीके से वो टू डू फिर से न्यू इन्फर मॉडल कर रहा है न्यू टू डू के लिए। अब ये जो है ना, पहले चलो अगर एक चीज़ हजम हो जाएगी, टू डू है तो फिर न्यू टू डू भी क्यों दे दिया, तो ये थोड़ा सा और फिर मुश्किल हो जाती है। अब इसमें सीन ये है कि आई माइट बी रॉन्ग, इसको मैंने ऐसा इंडेप्थ नहीं देखा, लेकिन जो इंट्यूशन जो मेरी कह रही है, वो मुझे जो लग रहा है वो ऐसा सीन है कि यार इंसर्ट जब आप कर रहे होते हो तो कुछ एक आध डेटा जो है अब आप नहीं उसमें ऐड करते हो, ठीक है ना। लेकिन फैच करते हो तो सारा डाटा इंसर्ट करते हो, एकदम नहीं कर रहे हो, डिफॉल्ट वैल्यूज आप उनको कॉलम्स को नहीं यूज़ कर रहे, आईडी वगैरह नहीं दे रहे हो, तो फिर जो है ना वो उसका टाइप आप डिफरेंट रख सकते हो न्यू टू डू की, तो वो न्यू टू डू आप यूज़ कर लोगे। वरना यूजुअली आप एक भी रख सकते हो, उसको ना भी बनाओ तो मसला नहीं है, डिपेंड करता है आपके सिनेरियो पे, तो आप उसको जहाँ पे कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो उसकी टाइप्स में से, ठीक है। वो फिर एडवांस टाइप्स रिलेटेड टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन वैसे वहाँ आना चाहिए आपको, तो अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये है कि ये लाइन जो है ये बेसिकली ताल्लुक जोड़ रही है एसक्यूएल, और क्योंकि वर्सेल पोस्टग्रेस ये एसक्यूएल ये जो है ना कनेक्ट हो गया आपका। अगर आपने क्रेडेंशियल डालें ये डीबी जो है, अब ये डीबी का एक्सपोर्ट आपने करना जरूरी है, इन पे एक्सपोर्ट लिखा होना जरूरी है, क्योंकि ये तो अभी चले नहीं है चाहिए, इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, ज़रूरी है।
तो खैर सब पे एक्सपोर्ट करना इन्हें ज़रूरी है कि हम अलग फाइल में यूज़ करेंगे, सेम फाइल में यूज़ नहीं करेंगे। सही है, जैसे इन्होंने जो है एग्जाम्पल के अंदर इसी एक ही फाइल में यूज़ कर रहे थे। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने एक्सपोर्ट नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, मुझे अलग फाइल में भी यूज़ करना है, उन्होंने सेम फाइल में यूज़ किया होगा। हम अलग सेग्रीगेशन करेंगे ना, अलग अलग फाइल्स बनानी होंगी हमें, तो इनफैक्ट ये मॉडल भी जो है आपका अलग फाइल में होना चाहिए था। ये आपका एक अलग टास्क हो सकता है ओपन सोर्स का, कि मॉडल का अब एक अलग फोल्डर बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। बट एक फ्लो फोल्डर बनेगा, उसमें टू डू आएगा, क्योंकि आपके अंदर मल्टीपल अगर टेबल होगा तो आपका यहीं पे मॉडल बनाते रहोगे। टू डू हो गया, अगर आपकी ई कॉमर्स की ऐप हो गई, आपके प्रोडक्ट्स हैं, कार्ड में हैं, ऑर्डर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल ई कॉमर्स जो ऐप होती है ना, उसमें ये सब मॉडल्स बनते हैं। तो वो आप एक साथ एक फाइल को इतना लंबा नहीं करोगे, आप एक मॉडल का फोल्डर होगा, उसके अंदर ये सारी फाइल्स होंगी। तो सिंपल अभी इस प्रोजेक्ट के लिए आप ये एक टास्क कर सकते हो, मॉडल का फोल्डर बना के उसके अंदर एक फाइल, मॉडल का फोल्डर, मॉडल्स का फोल्डर बना के एक फाइल आप बनाओगे, इसका नाम होगा टू डू डॉट, उसमें ये फाइल चली जाएगी, बस एक्सपोर्ट हो जाएगी, सिंपल है। और ये सारे पीजी टेबल, वारचार, बूलियन, ये सारी वाले इंपोर्ट यहाँ से हट जाएंगे और उस फाइल में चले जाएंगे। ये करना है, सिंपल एज दैट, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि यार हम एपीआई में हैं, हम गेट की एपीआई में आते हैं। अब हम जो है, पहले तो ये स्टैटिक डेटा आ रहा है ना, तो उसमें हम देख लेते हैं 3001 पे ये स्टैटिक पैसा टू दूसरा टू डू आ रहा है। अब हम चाहेंगे कि यार ये एक्चुअल हमारे डेटाबेस से आए, तो अब हम कर लेंगे जी कौन सा, डेटा इज इक्वल्स टू डीबी डॉट सेलेक्ट। तो पहले हम डीबी लिखेंगे और लिप रिजल्ट, ठीक है। ये मैंने कहाँ से लिया भाई, डीबी लिखा, लिप रिजल्ट वाला ऑटोमेटिक ऑप्शन आ रहा है, ये आपने लेना है, सही है। डॉट सेलेक्ट आप लिखेंगे और उसके अंदर आप लिखेंगे टू डू, ये ऐप लिप रिजल्ट से ही आना चाहिए। ये आपको सजेशन नहीं दे रहा, तो ये देख लीजिएगा, आपने एक्सपोर्ट लगाना नहीं भूलना, एक्सपोर्ट लगे हुए हो, और ये फाइल आपने बनाई हुई हो और उससे पहले सारे पैकेजेस किए हुए उन्हें लाल लाल हो रहा होगा, जो मैंने दो कमांड लिखी है ना ये इंस्टॉल करने वाली। मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉमन में एरर्स हैं, ये आप नहीं फॉलो कर रहे होंगे, आपके लाल हो रहा होगा प्रोजेक्ट, एरर आ रहे होंगे, इसको पहले अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा। तो फिर होपफुली फिर एरर्स काफ़ी कम आएंगे, कम हो जाएंगे, आप कर भी सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट फ्रॉम, फ्रॉम के अंदर टू डू आएगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, ये जो है ना, जो है यहाँ से भी आप देख सकते हैं सिलेक्ट की क्वेरी। अब उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आ गए, अब यहाँ पे देखें, एक इंसर्ट की क्वेरी है, ये अपडेट की है, ये सेलेक्ट की है, ये डिलीट की है। करंट ऑपरेशन सारे के सारे आपको इनकी रिजल्ट ओआरएम के मेन पेज पे दिए हुए हैं, डॉक्यूमेंटेशन इजीली होती है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को हमेशा रेफर किया करें, ये उनका ऑफिशियल पेज है, रिजल्ट टीम मेरा नहीं है ये, रिजल्ट टीम स्लैश रिजल्ट ओआरएम लिखा हुआ है यहाँ पे, यूआरएल में मेरा होता तो ओवेसली यहाँ पे ओवेसली लिखा हुआ है, इतना आपको गिटहब का आइडिया होगा। ये रिजल्ट टीम की तरफ से रिजल्ट ओआरएम का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, इसको हमेशा देखा करें हर प्रोजेक्ट की, कभी अच्छी होती है कभी बुरी होती है, लेकिन देखना जरूर चाहिए। तो ये जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी क्वेरीज मिलती हैं, ठीक है ना। तो अब ये आ गए हम सेलेक्ट फ्रॉम टूल्स, अब इसकी सेलेक्ट की क्वेरी देख लेते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम यूजर्स आप लिख देंगे, बस यही था, अवेट लगाना है आपको। तो मुझे देख के अभी है, मैंने देख लिया कि यार अवेट नहीं मैंने लगाया हुआ, ठीक है। CLG, आप इसमें कर दें जी डेटा, और यहाँ पे आ गया जी सॉरी डेटा। अब हम अपन अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ये बंद क्यों किया था मैंने, बंद कर दिया था टर्मिनल, सर्वर हमारा चल रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, और हम जब इस पे क्रेड की कॉल करेंगे, तो अभी यहाँ पे मेरा रिजल्ट अपडेट होगा, अभी रिजल्ट अपडेट नहीं होगा क्योंकि मैंने खाली कंसोल लॉग लगाया है, इसको रिजल्ट में रिटर्न नहीं किया, रिजल्ट मेरा पहला वाला ही आता रहेगा, ठीक है ना, खाली कंसोल लॉग लगाया, लेकिन कंसोल लॉग में मेरे पास डेटा आना चाहिए, तो मेरे पास डेटा आ रहा है। तो जो मेरे पास डेटा यहाँ कंसोल लॉग हो रहा है वो मैं अपने रिस्पॉन्ड में भेज देता हूँ, तो ये जो डेटा आ रहा था स्टैटिक डेटा, अब ये हम जादू से क्या कर देंगे, डायनामिक, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे जी, सिंपल डेटा लिख देंगे, ठीक है। अब हम जरा चलाते हैं, अब देखें आपके पास आईडी टास्क नेम इज डन, आईडी टास्क नेम इज डन, टास्क नेम इज डन, तो ऑल गुड, फिट हो गया सीन। सही है जी, ये बात आपको समझ में आ गई। ये यहाँ के अब हमने इसको डायनेमिक कर दिया, अब अपने पोस्टग्रेस से उठा के ला रहे हैं, जो यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, ये चीज़ें वही आपके पास आ रही हैं अब। हाँ भाई, कंटिन्यू, ओके। 7 एंट्रीज आ रही हैं आपके पास, और पोस्टमैन पे भी 1 2 3 4 7 ही हैं, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आया, कि ये अब हमने इसको डायनेमिक कर लिया, खाली गेट की पे हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है सिर्फ एक लाइन लिखने से। ये एक लाइन लिखने के चक्कर में हमने वो कॉन्फ़िगरेशन करी है जो परेशान कर रही है। ये लाइन इजी होगी, ये समझ में आ रहा है, डीबी डॉट सेलेक्ट फ्रॉम, ये तो वही है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टू डूज, ये वही हमने किया है, ठीक है। और
आईडी और टास्क। अभी आप यहाँ भी ये भी देख सकते हैं कि यार आईडी और टास्क खाली चाहिए हो आपको, स्पेसिफिक कॉलम, ये मल्टीपल रिक्वायरमेंट है, आईडी और टास्क चाहिए आपको, और चीज़ें नहीं चाहिए हो। तो वो कैसे करेंगे? आप सिलेक्ट कस्टम फील्ड्स में आईडी दे सकते हैं, नेम दे सकते हैं, यूजर आईडी। तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे सिलेक्ट, इसके अंदर आप लिख देंगे यार आईडी, रूल डॉट आईडी, कॉमा, टास्क, रूल डॉट टास्क। सही है। अब देखें पहले जो है यहाँ पे क्या कह रहा था, आईडी टास्किंग वो रिटर्न आ रहा था। मैं सेंड करता हूँ तो आईडी और टास्क आ रहा है। सही है ना, आईडी और टास्क, और वो टास्क नेम के बराबर मैंने मैप करा है। अब मैंने किया गया, मैंने बोला उसको टास्क में ले आना, टास्क नेम को टास्क में ले आना। ये चीज़ मैंने क्या करी है, आपको समझ में आ गई? ये ले आना। तो ये सिलेक्ट स्टैटिक की जगह पहले जो क्वेरी लिखी थी वो सिलेक्ट स्टैटिक थी, अगर आप कुछ भी नहीं देते थे। सही है ना? तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये जो थी ये सिलेक्ट स्टैटिक के बराबर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये सिलेक्ट स्टैटिक के बराबर है। तभी मैंने पोस्टग्रेस पढ़ाई है। अब आपको समझ में आ गया कि ड्रिजल को पढ़ने से पहले पोस्टग्रेस क्यों पढ़ना जरूरी है। ठीक है जी। अच्छा, मुझे ना बता दिया करें, कैमरा में ऑफ कर, मैं भूल जाता हूँ। अच्छा, आधे आधे एक घंटे बाद। अच्छा सही है। अच्छा, सिलेक्ट स्टैटिक, ये जो है ये है, ये जो क्वेरी है वो है सिलेक्ट आईडी कॉमा टास्क नेम एज टास्क। ये है, ये टास्क नेम एज टास्क। उसको मैंने टास्क नेम को एज टास्क कर दिया, यानी कि एलियास कर दिया। सही है ना, उसको मैंने नाम चेंज कर दिया। ये तो आईडी को आईडी रहने दिया मैंने। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये अगर नहीं भी समझ में आया तो बेसिकली इसी को यूज़ कर लें अभी। तो ये आपका यहाँ पे क्या होता है, अनदर मैसेज को हटा दें, ये अब हमें नहीं चाहिए। अब हमारी एपीआई प्रोफेशनल हो गई है, बिल्कुल सही चल रही है। ठीक है, ये डेटा आ रहा है हमारे पास, सही है जी। अब हम आगे चलते हैं, अब अपनी पोस्ट की एपीआई क्रिएट कर लेते हैं। पोस्ट की एपीआई हमारे पास बनी हुई है, पोस्ट का डेटा आ रहा है, डमी आ रहा है। इसके अंदर अब हमें इंसर्ट करना है। अब हम दोबारा इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे भी आ जाते हैं। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे अगर हम आ गए हैं, तो पोस्ट अगर हमें करना हो तो हम जाएंगे इंसर्ट की एपीआई के ऊपर। सही है जी। अब यहाँ पर आ जाएंगे इंसर्टेड। देखें जी, इसको क्वेरी को हमें चेंज करना पड़ेगा। इसमें आ रहा है जी न्यू यूज़र, और न्यू यूज़र नहीं है हमारा, ये क्या है जी, न्यू टू डू है। ये हम एक हार्ड कोडेड बना रहे हैं, और इसकी टाइप रखी है भाई न्यू यूज़र की जगह हम यहाँ पे कॉलम लगा के, हमें पता है यार, हम टाइप देते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे न्यू टू डू। अब देखें ऐप लिब ड्रिजल से न्यू टू डू आ रहा है, ये हम ले लेंगे। ये एक्सपोर्ट हो रहा था, ये वही है जो इन्फर मॉडल करके हमने यूज़ किया था। न्यू टू डू आ रहा है, या टू डू ले सकते हैं आप। ठीक है, इसकी सिंपल हम टू डू कर देते हैं। टू डू भी ले सकते हैं क्योंकि वो दोनों ही सेम रखे हैं हमने। ठीक है, न्यू टू डू को उड़ा दें। ठीक है, तो अब फुल नेम जो है इसको हम हटा देंगे, इसको हमें रखना पड़ेगा जी टास्क नेम, क्योंकि इसके अंदर टास्क नेम है। और फोन जो है, ये एरर लाल क्यों हो रहा है भाई, ये पढ़ लें, क्योंकि इज नॉट असाइनेबल टू टाइप दिस, क्योंकि फोन दे दिया ना हमें टास्क नेम, फोन इसको इसके असाइनेबल नहीं है। ये आपको हटाना पड़ेगा। और अगर आप इसमें अब आप कॉमा लगा के एंटर करेंगे, कंट्रोल आई करें, आईडी जो है आईडी चाहिए आपको। ठीक है, आईडी अब आप दे देंगे इसे 8। अभी भी एरर दे रहा है, इज डन इज मिसिंग। सर आईडी का मसला नहीं, आईडी हम हटा देते हैं, हम देंगे इसे इज डन। बाय द वे आईडी जो है ये प्राइमरी की है, नॉट नल है, सीरियल है, सीरियल आईडी डॉट प्राइमरी। सही है, इसको नॉट नल करने की जरूरत नहीं है, बस इसे आप प्राइमरी की दे देंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, अब आपका इज डन हो गया। अभी भी क्यों एरर आ रहा है, आईडी इज मिसिंग, क्या हो गया सर? अच्छा, इसको हम करते हैं फिर। सही है, न्यू टू डू करेंगे तो आईडी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसर्ट इसकी टाइप हमने बता दिया, तो इंसर्ट करते वक्त हमें आईडी देनी नहीं होती है। सो इट प्लेड वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। ठीक है ना, इसलिए हमें दो चाहिए होती हैं। टू डू में आईडी वो ले रहा है, और न्यू टू डू के अंदर वो आईडी ऑप्शनल हो गई। सही है ना, सो दिस इज वेरी स्मार्ट वे
कि जो मैं बता रहा था कि इंसर्ट करते वक्त हमें आईडी नहीं देनी होती, इसलिए जो है हम यहाँ पे न्यू टू डू ही लिखेंगे। टू डू की टाइप हम नहीं दे सकते, और ना हमसे वो आईडी मांग रहा होगा। आईडी तो हम चाह रहे हैं ना कि वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो, जैसे मैंने आपको बताया था इसके अंदर, पोस्टग्रेस के अंदर भी, कि आईडी अगर आप नहीं देते तो वो ऑटोमेटिकली एक इंक्रीमेंट करता रहता है, एक इंक्रीमेंट करता रहेगा। सही है ना, लास्ट वाली वीडियो में। तो सीएल क्योंकि हमने उसकी टाइप की हुई। अच्छा, अब यहाँ पे न्यू टू डू हो गया, इंसर्टेड यूजर्स को आप करेंगे न्यू इंसर्टेड टू डू। और इसकी टाइप आप देखें, इसकी टाइप उन्होंने यूजर की पूरी वाली टाइप है, इसमें आप ले सकते हैं टू डू की टाइप। ठीक है ना, और एरे होगी वो। और इसको आप क्या करेंगे, इसके अंदर यूजर्स को इंसर्ट नहीं करना है आपने, इस यूजर्स को इंसर्ट नहीं करना है, अपने टू डूज में इंसर्ट करना है। और न्यू यूजर की जगह आप अपडेट करेंगे जी अपना न्यू टू डू। ये वेरिएबल्स मैंने कुछ अपडेट किए हैं, ठीक है। ये टू डू यहाँ पे आ गया और न्यू टू डू यहाँ पे आ गया। आपकी जो इसकी टाइप है डेटा, ये न्यू टू डू होगी। और जो रनिंग हो रहा है ये आपको सारे टू डूज रिटर्न कर रहा है, तो वो उसकी टू डू की एरे हमने बना ली है, ठीक है। और इसको हम जरा CLG कंसोल लॉग करके देख लेते हैं। अब हम पोस्ट की पे कॉल करके देखते हैं। मेरा डमी टू डू उसमें भी नहीं है, हम इसको पोस्ट कर रहे हैं, मेरा डमी टू डू हो गया, ठीक है। तो अच्छा, इसका टास्क नेम जॉन डो ही जा रहा होगा बेसिकली। चलिए बना के देखते हैं, पहले ये कॉल करके देखते हैं। डेटा तो पिछला वही आएगा, हम जरा डीबी में देखते हैं इंसर्ट हुआ नहीं हुआ। इंसर्ट हो गया डीबी में जॉन डोई। अच्छा, हमने भेजा तो ये था मेरा डमी टू डू, अगेन इंसर्ट हो गया जॉन डोई। और इंसर्टेड टू डूज में देखें, ये लिखा हुआ आ गया हमारे पास, एरे की फॉर्म में आया, वो टू डू की एरे की फॉर्म में। सही है ना, क्योंकि वो इंसर्टेड टू डू जो है उसी इंसर्ट कर रहा है, लेकिन एरे की फॉर्म में कर रहा है। और मल्टीपल एंट्रीज हो सकती हैं एक वक्त में, तो इसलिए जो है ना वो ये जो है ना मल्टीपल हो सकते हैं वैल्यूज। तो फिलहाल के लिए जो है ना वो इसलिए एक एरे के अंदर हमें रिटर्न करता है, इसलिए हमने इसकी टाइप एरे बनाई थी, जबकि टेक्निकली इसे सिंगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम एग्जैक्टली वेरिएबल भी बना सकते हैं। तो हमें वही वेरिएबल रिटर्न करेगा रिटर्निंग में, तो वो भी हम आगे देख लेते हैं फिलहाल। अच्छा, अब आप देख लें कि जॉन डोई की जगह हमें तो भाई इसको, हमें वाला वेरिएबल अगर सेव कराना है जो हम यहाँ रिक्वेस्ट में भेजा है, तो आप सोचें ज़रा कि हम वो वेरिएबल को कैसे सेव कराएंगे जो हमारी रिक्वेस्ट के अंदर है। क्योंकि अगर हम एक चीज़ पे गौर करें, जो हमने भेजा है वो हम यहाँ पे देखें, इधर बॉडी डॉट डेटा के अंदर हम ऐड करके भेज रहे होते हैं, ठीक है ना। ये देखें मेरा डमी टू हो गया, तो ये जो आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यही वाली जो चीज़ है हम उसको जॉन डोई की जगह लिख देते हैं, तो अपना काम हो जाएगा। सही है, बॉडी डॉट डेटा, सही है। अब इसको सेव करते हैं, अब जरा जॉन डोई तो आ रहा है, तो आ रहा है। तो एक और एंट्री ऐड करके देखते हैं, पोस्ट करके देखते हैं, डीबी में चेक करते हैं। तो अब देखें मेरा डेमी टू डू अगेन, ये अब जो है ये हमारे पास टीवी में ऐड हो गया। सही है जी। अब हमारे पास लेकिन जो ये इतना सारा डायनेमिक डेटा आ रहा था, स्टैटिक डेटा आ रहा था, उसको हम हटा देंगे। अब हम यहाँ पे लिख देंगे जी इंसर्टेड टू। सही, आप दोबारा से इसको पोस्ट करें, अब डेटा में देखें, अब हमारे पास वही हमारा वाला डेटा आ रहा है, मेरा डमी टू हो गया, इज डन फॉल्स। ठीक है, उसको मैंने जीरो क्यों किया भाई, वो एरे था ये, और एरे के अंदर पहला आइटम नहीं, एक ही आइटम आ रहा है, तो मैंने इसको जीरो कर दिया। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, एनी क्वेश्चन यहाँ तक, टू डू के अंदर ऐड होने वाला डेटा को पकड़ा हमने, ऐड कर दिया, कितने मजे की चीज़ है। अब आप ये देखेंगे, आपका ये आप प्ले अराउंड करना हो, इस डेटा के वेरिएबल को चेंज करें, इस डेटा का नाम वेरिएबल चेंज करने की कोशिश करेंगे, इस टास्क नेम को चेंज करने की कोशिश करें, इस को रैंडमली चेंज करने की कोशिश करें, तो देखें आपको कि प्रोजेक्ट में कहाँ कहाँ क्या क्या हिलाना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें तो आसान होंगी, कुछ चीज़ें बहुत थोड़ी सी मुश्किल लगेंगी आपको, क्या उसको चेंज करना मुश्किल है। फिलहाल के लिए तो आपको जैसा कराया वैसे ही आप करिएगा, कोड करिएगा, उसके बाद आप इसको चेंज करने की कोशिश करिएगा। अच्छा, पोस्ट की हो गई हमारे पास, अब हम पुट पे चलते हैं। पुट की भी हमने यहाँ बनाई थी, अब हम यहाँ आ जाते हैं। पुट के लिए हमारे पास आईडी आ रही है, हम दोबारा यहाँ पे आएंगे, कन्फिग्रेशन हो गई तो फिर तो कुछ है ही नहीं ना मसला। फिर अब यहाँ से बस उठाते जाएं और डाल कॉपी पेस्ट करते जाएं।
आईडी हमें ऊपर रखनी होगी क्योंकि हम आईडी को ही चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखें डीपी पे एरर आ रहा है क्योंकि डीपी इंपोर्ट नहीं हुआ, एक डिलीट करके दोबारा करें तो लिब डिजिटल वाले से इंपोर्ट हम करेंगे। यूजर्स की जगह हम लिखेंगे जी टू डूज। और सेट सेट हो गया। अपडेट की क्वेरी हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, उसमें सेट लिखना होता है, दो वेरिएबल करने हो तीन करने हो, तो दो नहीं करने हम खाली टास्क नेम कर लेते हैं। टास्क नेम करेंगे हम अब हमें बॉडी से भी डेटा भी चाहिए। हम यहाँ पे अगर टास्क नेम भेज रहे होंगे पुट की एपीआई में अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे मैं उसको भेजूंगा ना बॉडी के अंदर। और बॉडी के अंदर मैं भेजता हूँ जी टास्क नेम न्यू टू डू। इसमें मैं ये भी करना चाहूँगा कि मैं इसके टास्क नेम के साथ साथ वो भी अपडेट करूँ क्या। इसका स्टेटस इज डन भी अपडेट करना है मुझे। अच्छा कॉन्स्ट बॉडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट जेसन हमने करा तो वो बॉडी आ गई। और हम यहाँ से ले लेंगे जी बॉडी डॉट। बॉडी के अंदर से हमें क्या है टास्क नेम के अंदर भी भेज रहे हैं, डाटा के अंदर भेज रहे हैं, टास्क नेम में ही भेज रहे हैं। तो बॉडी डॉट टास्क नेम, ठीक है। और डज नॉट एग्जिस्ट ऑन प्रॉमिस। अच्छा इसमें मैंने डज नॉट एग्जिस्ट ऑन प्रॉमिस ये एरर आया आपके पास, डज नॉट एग्जिस्ट ऑन प्रॉमिस, तो आप समझ जाएं कि असल में ये जहाँ से आ रहा है ये बॉडी इसके साथ आपने अवेट नहीं लगाया है, प्रॉमिस वाले एरर्स जो होते हैं ना वो चले आएंगे, ठीक है। और वेयर यूजर्स डॉट आई डी नहीं होगा, ये टू डूज डॉट आई डी आपके मॉडल का नेम डॉट आई डी किसके बराबर होना चाहिए, सिर्फ आईडी के, वो आईडी के बराबर होनी चाहिए, उसी टू डू को अपडेट करना है ना आपने जिसकी आईडी हो ये। और ई क्यू नहीं आ रहा, इसको दोबारा करें और क्यू लिखें तो रिजल्ट ओ आर एम से इम्पोर्ट कर लिया इसने। यहाँ से यूजर्स भी और रिटर्निंग में आप टू डूज लिख देंगे और अपडेटेड नहीं चाहिए आपको, आईडी ले लें आप बस उसकी। ये आपके वेरिएबल का नाम है टू डू डॉट आई डी, आप बोल रहे हैं जो अपडेट हुआ उसकी आईडी ले आओ आईडी के अंदर, ठीक है। और इसको मैं सेव करा लेता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू दिस। अच्छा इसमें अब हमारे पास, इसको मैं सेव करूँगा तो फॉर्मेटिंग होगी ऑटोमेटिकली। और इसके मैं रिजल्ट को भी सेट चेक कर सकता हूँ कि क्या आया जी। अच्छा जी। अच्छा टास्क नेम के साथ साथ ना मुझे उसका वो भी अपडेट करना है, उसका स्टेटस या इज डन। अच्छा अब इज डन इक्वल टू बॉडी डॉट इज डन। तो अब मैं दो चीज़ें, पहले एक चीज़ ही करते हैं चलो। पहले एक चीज़ करते हैं, इसका टास्क नेम न्यू टू डू कर दिया। मेरे पास डीबी के अंदर जो पड़ा है 22 पे पड़ा है, 30 पे पड़ा है, 22 पे है टास्क को मैं वैल्यू चेंज करता हूँ उसकी। तो मैं पोस्टमैन पे आऊँगा, इसको मैंने करना है 22 पे, इसका न्यू टू डू कर दिया, इसको सेंड करके देखता है। ये बोल रहा है आईडी सक्सेसफुल। और इसमें जो है 22 पे हो गई है, तो उसको देखते हैं वो पीजी एडमिन पे 22 की अभी देख लें क्या लिखा है मेरा डमी टू डू। अब क्या लिखा आ गया न्यू टू डू, सही है जी। कैंसिल करें, न्यू टू लिखा आ गया जो हमने यहाँ से भेजा था, तो ये हमारी पुट की एपीआई भी बन गई है। इसमें अब आप ये भी देख सकते हैं कि हमें चाहिए होगा उसका, हमें वो भी अपडेट करना है ना। तो अपडेट वैल्यूज इसको मैं कट करता हूँ, वैल्यूज कॉन्स्ट अपडेटेड वैल्यूज इक्वल टू वैल्यूज करते हैं वैसे, वैल्यू ये ठीक है चलो। और इफ मैं लिखूंगा बॉडी डॉट टास्क नेम, तो मैं लिखूंगा जी अपडेट वैल्यू डॉट टास्क नेम इज इक्वल टू बॉडी डॉट टाइप एग्जिस्ट नहीं करी तो टाइप को फिलहाल जो है इसको मैं टाइप एनी टास्क नेम और अब मैं ये चाह रहा हूँ, मैं दो चीज़ें आइदर और, या तो मैं उसका नाम अपडेट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, या मैं इस दिन उसका अपडेट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, या दोनों ही अपडेट कर रहा हूँ तो दोनों अपडेट हो जाएंगे। तो अब आपको समझ में आया कि मैं ये क्यों करना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ है, दोनों भेजूंगा तो दोनों अपडेट हो जाए, एक भेजूँ तो एक अपडेट हो जाए। तो मैं चेक कर रहा हूँ यार टास्क नेम है तो टास्क नेम उठा लेना। एंड सिमिलरली अगर उसके अंदर मैं भेज रहा हूँ इज डन
तो इस डन भी सेट कर देना, और वो यहाँ पे आगे हो गया, दो चीज़ें हो गई। अगर एक होगी तो एक ही, दो होगी तो दो आ जाएंगी। ठीक है। अब जरा हम कॉल करके देखते हैं अपनी न्यू टू डू। इसका मैं नाम न्यू टू डू कर रहा हूँ, इसका इस डन को मैं कर रहा हूँ टू। सही है, पीजी एडमिन पे। उसको हम रन करके देखते हैं। तो फिलहाल 22 वाले पे न्यू टू डू और फॉल्स है। अब मैं इसको न्यू टू डू के अंदर स्पेलिंग ज़्यादा है और टू कर रहा हूँ। सेंड करके देखते हैं। तो ये सक्सेसफुल हो गया। पीजी एडमिन पे आते हैं, चेक करते हैं। देखिए, न्यू टू डू भी हो गया और ट्रू भी हो गया, दोनों वैल्यू एक साथ अपडेट हो गई। तो खाली अगर ट्रू मुझे भेजना हो, इस डन को भेजता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ। ये खाली इस डन चेंज हो और नाम वही रहे। तो और हमारा ये क्रैश कर गया, इंटरनल सर्वर है। सही है। तो क्यों क्रैश किया ये? हाँ, देख लेते हैं क्यों क्रैश किया, क्यों क्रैश किया। नो वैल्यूज टू सेट। ठीक है। तो आपको जो है नहीं है तो एल्स। खैर, इसको छोड़ें, इसको हम क्या करें, क्या करें, क्या करें। आईडी, डॉट आईडी। अच्छा, ये मेरे ख्याल से हमने एपीआई कॉल 22 पे की है। मैं undo कर देता हूँ। टू हो गया और ये ए हो गया। सही है। और अगर मैं इसको ये नहीं देता और मैं इसको ये देता हूँ बी, खाली टास्क नेम देता हूँ, तो ये चल रहा है, टास्क नेम अपडेट कर रहा है। लेकिन अगर खाली इस डन दे रहा हूँ, तो ये एरर आ जाता है। अच्छा, चलें, इसको भी देखना पड़ेगा भाई, इसमें क्या मसला है। बॉडी डॉट इज डन, तो अपडेट वैल्यू डॉट इज डन, बॉडी डॉट इज डन। क्योंकि नहीं, अच्छा, हाँ, बॉडी डॉट इज डन इज नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि वो देखो वो जीरो है। अच्छा, अब ये बड़ा मजे का एरर था। इसको चेक करते हैं, अब दोबारा चलाते हैं। चल गया, ठीक है, उसने उसको फॉल्स कर दिया। अब ये बड़े मजे का एरर था। अभी जो ट्रू है, मैं इसको रन करके देखता हूँ कि ये एरर क्यों आया। देखें, वो बॉडी डॉट इज डन तो था, लेकिन वो वैल्यू जीरो, तो वो ऑलरेडी फॉल्स हो रहा था, वो इसमें आ ही नहीं रहा था। बोला नथिंग टू अपडेट करा, ना तुम कुछ भी अपडेट नहीं कर रहे, ना टास्क नेम भेज रहे हो, ना इस दिन, वो समझ रहे हैं, आया ही नहीं इस दिन। इस दिन आया है वो फॉल्स था, इसलिए वो जीरो रहा था, इसलिए मुझे नल का चेक लगाना है। इसलिए मैं टास्क नेम पे भी नॉट इक्वल टू नल का चेक लगाया करें। तो ये बड़े मजे का एरर था। अगर आपको समझ आया, अगर आपने जावास्क्रिप्ट अच्छी है आपकी, तो आपको ये एरर समझ में आया होगा कि ये दोनों बराबर नहीं थे। ठीक है ना। तो ये खाली नहीं लिखना आपने। ठीक है ना, ये है, आपने ये नहीं लिखना। डोंट राइट लाइक दिस सिंस बिकॉज इज डन कैन बी जीरो। तो वो जीरो हो जाएगा तो वो तब भी फॉल्स ही ले रहा होगा, जबकि जीरो तो एक वैल्यू है हमारे लिए ना। तो या जीरो या फॉल्स जो है, वो फॉल्स तो हमारे लिए एक वैल्यू है, कैन बी फॉल्स। तो खैर, ये हमारी अपडेट की एपीआई हो गई। अब हम जल्दी से डिलीट की एपीआई भी चल लेते हैं। डिलीट की एपीआई भी ऐसा, जिसमें तो कुछ भी नहीं है। डिलीट की एपीआई में हम आएंगे और इसकी एपीआई में हम ये करते हैं, सिंपल सा काम। ठीक है, इसमें अंदर हम आ जाएंगे यहाँ पे। और इसके अंदर भी हम यहाँ पे, हमें पहला आर्गुमेंट हमें पता है कि टेबल का नाम पूछता है, मॉडल का नाम, टेबल का नाम नहीं, ये मॉडल डॉट वेरिएबल का नाम। और यहाँ पे हम देंगे जी टू डॉट आई डी, सिर्फ आईडी के बराबर होना चाहिए। और रिटर्निंग में हमें क्या चाहिए भाई, रिटर्निंग में तो हमें बस आईडी ही बता देना। और जिसकी टू डूज डॉट आई डी, मॉडल डॉट आई डी, वही आईडी बता देना जिससे वो डिलीट हुआ है। सही है। तो मैं इसको रिजल्ट में रख सकता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू दिस, और डेटा इज इक्वल टू रिजल्ट। डिलीटेड सक्सेसफुली, इसको कर दें खाली डिलीटेड सक्सेसफुली। और अब हम देखते हैं अपनी डिलीट की हुई, हम 22 वाले को ही डिलीट कर देते हैं। तो सेंड करते हैं, पोस्टमैन पे जाके देखते हैं, टू डू आई डी डिलीट आई डी 122। ठीक है। अब हम पीसी एडमिन पे आके देखते हैं, ये 22 वाली हमारे पास आईडी आ रही थी, इसको रन करके देखते हैं अब। तो इसका ये नल्ला हो गई है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई
ये अच्छा, यहाँ से मुझे ख्याल आया कि हमने डेटा इसमें भी दे देते हैं भाई। डेटा, रिजल्ट और पुश प्रीवियस सक्सेसफुल, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं जरा। ठीक है, खुद की एपीआई अब हम 2200 हो गया हमारे पास। हम 21 पे देख लेते हैं, जॉन डोई। इस पे जॉन डोई का फॉल्स है, इसको ट्रू करते हैं। और ये आईडी आ गई। ठीक है, पुट करते वक्त मैं मल्टीपल पैरामीटर भी मंगवाने हैं मुझे, तो वो भी मंगवा सकता हूँ। जो रिटर्निंग में लिखा है आईडी लिखा है, मैं कॉमा टास्क नेम भी मंगवा सकता हूँ। मॉडल नेम डॉट टास्क नेम। ठीक है, अब जब मैं दोबारा से पुट करूंगा तो देखें हम आईडी और टास्क नेम दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो ये रिटर्निंग का होता है पैरामीटर के, रिटर्न मुझे क्या क्या चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पे हमारी चारों एपीआईज होती हैं कंप्लीट। इसको मैं ज़रा गिट पे पुश कर ही देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ एपीआईज विदाउट 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 रिजल्ट। ठीक है, बिफोर फोर एपीआईज वर्किंग बिफोर रिजल्ट। अब ये आ गया आपके पास फोर एपीआई वर्किंग आफ्टर एडिंग रिजल्ट। ठीक है ना, एड योर ओन डॉट env। सही है ना, इसमें आपके पास ये फाइल जो है ना डॉट env की, ये आपके पास नहीं जा रही होगी। आपके पास एरर आएगा कि यार आपने जो है ना उसके साथ कनेक्ट करें, उसके साथ किसके साथ, पोस्टग्रेस के क्रेडेंशियल नहीं डाले हुए आपने, क्वेरी स्ट्रिंग मिसिंग है। क्वेरी स्ट्रिंग मिसिंग मतलब वो अपने env पुल नहीं करी हुई है आपने, प्रोजेक्ट कनेक्ट करके env पुल करनी है, तो फिर ये आपका प्रोजेक्ट चल जाएगा। मैं इसको डिप्लॉय करके इस प्रोजेक्ट को गिटहब के ऊपर इसके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। अब तक किसी का कोई क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? टास्क समझ में आ गया आप लोगों को? मैंने होमवर्क टास्क भी दिए हुए हैं ओपन सोर्स करने के लिए। आप इसके अंदर आप एक एपीआई ऐड कर देंगे, गेट ऑल टू डूज की। आप एक गेट पर्टिकुलर टू डू करेंगे, अगर मैं 1 2 3 दूँ, जैसे ये गेट गेट की एपीआई तो हमने बनाई है ना, ये गेट ऑल टू डूज हो रहे हैं। अगर मैं इसको गेट इधर /2 लिख दूँ तो खाली ये टू डू आए, 4 लिख दूँ तो ये आए, 20 लिख दूँ तो ये आए। ये एपीआई आपने बनानी है। ठीक है, एक तो ये टास्क था आपका। और क्या क्या था, क्रिएटेड अपडेटेड के कॉलम आपने ऐड करने हैं, ये चीज़ें। सही है जी। तो चलें, आई गेस इट वाज टू मच फॉर टुडे, एंड आई होप यू लर्न समथिंग। एंड ये इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एपीआई क्रिएशन है, रिजल्ट ओआरएम है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द हैकाथॉन परस्पेक्टिव एज वेल। और बैकएंड डेवलपर आपने बनना है, फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तो ये आप इससे बच बच नहीं सकते, ये आपने लाजमी लाजमी करनी है। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो हम देखते हैं इंशाल्लाह, सैनिटी वगैरह पे या यूआई पे या स्ट्राइप वगैरह पे इंशाल्लाह हम ट्यूटोरियल रखेंगे एक आध दिन में। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।